ट्रिलियन ट्रैकर हमारी एक ऐसी पहल है जिसमें हम यूपी के अलग अलग ज़िलों तक पहुंच रहे हैं और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो विजन रखा गया है, जो संकल्प किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसमें कैसे यूपी के जो अलग अलग ज़िले हैं वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनकी जो भूमिका है वो क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं यूपी के ज़िले बाराबंकी में। बाराबंकी किस तरीके से अपना योगदान दे रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो अगर उनकी भाषा में समझाऊं तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उसका काम होता है ये देखना कि कॉलेज से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं, यानी जो ओवरऑल ग्रोथ है कॉलेज की वो हो रही है या नहीं। ठीक इसी तरह ज़िले का जो ज़िला अधिकारी होता है उसका भी यही काम होता है कि ज़िले से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी बाराबंकी के ज़िला अधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह जी को, और मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, आप यूपी के सबसे युवा ज़िला अधिकारियों में से एक हैं और आपके बारे में बाराबंकी में एक चीज़ काफ़ी फेमस है कि आप जब फील्ड पर उतरते हैं तो लापरवाह जो अफसर हैं उनकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिलियन ट्रैकर की पूरी टीम को और प्रसार भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बाराबंकी के बारे में बोलने के और जो हमारे यहाँ विकास के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया। तो आप सबका धन्यवाद है। और ये जो आपका सवाल है इसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो मेरे सहयोगी हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा कार्रवाई में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पे मेरा विश्वास रहता है। क्योंकि हम सब लोग जो भी सिविल सेवा में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग टैक्स पेयर्स मनी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी अपनी जो आय है या अपना अपना जो खर्चा, उसमें छोटा छोटा अमाउंट जब सरकार को देते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो हम सरकार के प्रति, कानून के प्रति, आम जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है और उसको मैं हमेशा इन्फोर्स करने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में अगर कहीं छोटी मोटी कार्रवाई हो जाए या किसी को एक एग्जाम्पल बनाना पड़े तो वो होता है, लेकिन मैं कार्रवाई करने के लिए फील्ड पे नहीं जाता हूँ, मैं ये स्पष्ट कर दूँ। सर, बाराबंकी में अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे बड़ी जो संभावना है वो किस क्षेत्र में दिखती है? इन 4 क्षेत्रों में सुधार हो जाए, ऐसे कोई 4 क्षेत्र, तो ज़िले की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो मजबूत हो जाएगी। देखिए, बाराबंकी जो ज़िला है, मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को भी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दूं। 1857 के समर के बाद, जिसमें बाराबंकी ने बहुत योगदान दिया था, उसके बाद ये ज़िले की भूमिका बनी थी। और अवध के क्षेत्र में उस समय अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर लखनऊ को हमको कंट्रोल में रखना है तो उसके आसपास बड़े बड़े ज़िले, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की स्थापना करनी होगी। उसी कड़ी में बाराबंकी बना, सीतापुर बना, बड़े बड़े ज़िले जो लखनऊ को घेरे हुए हैं वो बने थे। बाराबंकी अच्छा खासा बड़ा ज़िला है और इसी कारण से इसके हर रीजन की अपनी एक, जिसको कहना चाहिए, एक फ्लेवर है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सदर्न पार्ट में जाएंगे और हैदरगढ़ हो गया या फिर रामस्नेही घाट का इलाका हो गया, वहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं यहाँ पे बैठे कितने दर्शक जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसानों से मिलने उनके खेत पे जाता हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ। तो यहाँ पे लीची की भी खेती होती है, आम की भी बहुत खेती होती है, इसके अलावा यहाँ पे पान की बहुत खेती होती है। अभी रिसेंटली हमारा जो प्रदेश है वो कंट्री में सबसे बड़ा मशरूम प्रोड्यूसर बना है। बाराबंकी में मशरूम उगाने वाले भी बहुत यंग लोग हैं जो कि अपनी अपनी नौकरी, आईटी की नौकरी छोड़ के बाराबंकी में मशरूम उगा रहे हैं। तो उस एरिया में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एग्रो प्रोसेसिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम सब जानते हैं, मैं आज इस कार्यक्रम के बाद कुटवा धाम जाऊँगा। सिरौली गौसपुर में हमारे यहाँ पारिजात का पेड़ है, बहुत पुराना स्पिरिचुअल इको टूरिज़्म का, वो मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा सेंटर बन सकता है जो हमारा पारिजात का पेड़ है। महादेवा के बारे में हम सब जानते ही जानते हैं। इसके अलावा कुटवा धाम है। तो उस इलाके में स्पिरिचुअल टूरिज़्म की बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ बाराबंकी यानी नवाबगंज तहसील में हैं और फतेहपुर तहसील में आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स के लिहाज से लखनऊ जैसे जैसे एयरपोर्ट बढ़ा है, हमारे पूरे प्रदेश में एयरपोर्ट के
बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो लॉजिस्टिक्स की बहुत अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पूरा बाराबंकी, जो चौथा आपने मुझसे पूछा, लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब आप यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क्स बना सकते हैं। रामस्नेही घाट में ऑलरेडी एक इस टाइप का पार्क बन रहा है, हैदरगढ़ में पूर्वांचल के किनारे हम इस टाइप का पार्क बना रहे हैं, बिकॉज पूरे बाराबंकी से सड़कें क्रिस क्रॉस करती हैं। बहुत सारे एनएच क्रॉस करते हैं, एसएच तो बहुत सारे हैं, पूर्वांचल हैदरगढ़ से क्रिस क्रॉस करता है, तो वही इसकी इकोनॉमी का बेस बनेगा। सर, राजधानी लखनऊ से सटा होने के कारण फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं बाराबंकी के। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना बार बार लखनऊ के साथ की जाएगी। तो क्या इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर जो ब्लूप्रिंट है वो क्या तैयार किया जा रहा है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और हमारे ज़्यादातर जो यहाँ पे साथी बैठे हैं उनमें से कई लोग हैं जो कि लखनऊ में नौकरी करते हैं। बहुत सारे बाराबंकी के निवासी हैं जो कि लखनऊ में जिनका घर है। तो ये एक चैलेंज हमेशा हमारे लिए रहता है, और इस कारण से जैसे अभी जो सबसे रीसेंट बड़ा प्रोजेक्ट आया है वो बहराइच और बाराबंकी को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसके एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऑलरेडी हम फतेहपुर देवा रोड के चौड़ीकरण की तरफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चिन्नट की तरफ से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप की सड़क हमारी बन रही है। तो ये तो सड़क का विषय हो गया। आप अगर बाराबंकी स्टेशन पे जाएंगे तो अभी बाराबंकी का जो रेलवे स्टेशन है उसका भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। जैसे हम सब जानते हैं कि एससीआर का प्रोजेक्ट, उसमें बाराबंकी को भी शामिल किया है शासन ने। और बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में हैं और जिन पे एससीआर के कारण काम हो रहा है। तो लगातार ये एक एम है मुझे लगता है शासन का, और हम लोग जिला बाराबंकी से उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं कि लखनऊ को लखनऊ की तरह ना देखा जाए, पूरे एक स्पेशल कैपिटल रीजन की तरह देखा जाए जो कि पूरी यूपी की इकोनॉमी को ड्राइव करे। तो उस पर अभी भी काम चल रहा है और आगे भी काम चलता रहेगा। सर, एक बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगी कि पहले ही आप लोगों ने तालियां बजा दी। आप लोगों को भी बताते चले कि सर के ज़िले में आने के बाद से ही आईजीआरएस रैंकिंग में बाराबंकी लगातार सुधार कर रहा है। एक बार फिर से ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। और पूरे मंडल में अव्वल भी है बाराबंकी। जवाबदेही तय करना विकास के लिए कितना ज़रूरी है सर, किसी भी ज़िले के लिए? देखिए, शासन की ये मंशा है कि जो आम आदमी है उसको अपनी शिकायत लेने के लिए बार बार ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े। तो जो आईजीआरएस का सिस्टम है वो हमको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, अधिकारियों को भी, और जो कि मैं अपने समस्त अधिकारियों से लगातार कहता हूँ कि हमको इसका उपयोग करना चाहिए। एक तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो हमारी शिकायतें हैं उसका निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, मेरा जो हमेशा फोकस रहता है कि शिकायतों का निस्तारण एक सेपरेट विषय है, लेकिन हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमसे मिलने आए उससे हम बहुत ही अच्छे से बात करें। हो सकता है हम उसकी समस्या का निदान तत्कालिक रूप से ना कर पाएँ, परंतु एज अधिकारी या फिर एज सिविल सर्वेंट्स ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसकी पूरी बात सुनें। अगर हम उसका काम नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश तो पूरी कोशिश करें उसको समझाने की कि आपका काम इस कारण से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहे। आप देखते होंगे कि मेरे जनता दर्शन में रोज़ लोग आते हैं, मेरे ऑफिस से उनको फ़ोन जाता है, एक गूगल शीट बनी हुई है जिसमें मैं रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ कि किसका फीडबैक पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। और इसके अलावा मैंने ये कहा है कि मेरे जनता दर्शन में आने वाले समस्त जितनी एप्लीकेशन है सब आईजीआरएस पे फीड हो। तो ये जो आप रैंकिंग देख रहे हैं, हालांकि वो एम नहीं है, रैंकिंग हम लोगों का एम नहीं है। हमारा एम है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण हो और संतुष्टि में वृद्धि हो। तो ये इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के कारण जब हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव आउटपुट आता है। सर, बाराबंकी इस मामले में भी मुश्किल ज़िला है कि अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है, और हर साल बाढ़ से हज़ारों हेक्टेयर की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। बाढ़ से नुकसान कम हो, उसके लिए क्या जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो सिविल के लेवल पे असल में बाराबंकी की बाढ़ जो है वो बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि बाराबंकी ज़िले को और दूसरी साइड गोंडा बहराइच के ज़िलों जो ये पूरी बेल्ट है इसको बांधों से बांधा जा चुका है। लेकिन कुछ हमारे गांव हैं, कुछ मजरे हैं जो कि उस बांध के उस तरफ पड़ते हैं और उन्हीं जगहों पे बाढ़ आती है। तो एक तो सिविल वर्क है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था बाराबंकी में, लगभग 4 से 5 स्पर्स बन रहे थे, इसके अलावा प्रोटेक्शन वर्क्स चल रहे थे। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया उसके बाद मैं खुद 2-3 बार गया हूँ देखने, और हमारा पूरा फोकस था कि हम बाढ़ से पहले उसको कंप्लीट कर लें।
तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बाढ़ से पहले हमने ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया और एक प्रोजेक्ट को 80% कंप्लीट कर लिया है, जिसके कारण वो इलाके तो कम से कम अब सुरक्षित हो गए। तो ये तो हो गया सिविल वर्क। दूसरा होता है रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए हम कुछ भी कर लें, ये नेचर है, बाढ़ तो आएगी ही आएगी, हमारे कुछ इलाके हमेशा इंडेंटेट होंगे ही होंगे। उसमें शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश रहता है कि हम तत्कालिक रूप से उनको हेल्प पहुंचाएं। जहां जहां हमारे किसानों को कटान या बाढ़ की वजह से नुकसान हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा हम 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर मदद पहुंचाएं और उनका जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा दिखे। तो रेगुलरली मैं उस चीज़ की मॉनिटरिंग भी करता हूं और शासन के निर्देशों का पालन करने की भी हम कोशिश करते हैं। सर, राजधानी लखनऊ जिस भी ज़िले से जुड़ी हुई है, वहाँ पर एक बड़ी समस्या है पलायन की। क्या बाराबंकी भी इस समस्या से जूझ ही रहा है दशकों से? अभी क्या स्थिति है सर? क्योंकि लखनऊ हमारे बहुत ज़्यादा पास है, हम लोगों की 3 तहसीलें फतेहपुर, नवाबगंज और हैदरगढ़, जो कि जैसे कल ही एक डेलीगेशन मुझसे हैदरगढ़ का मिलने आया था, उनसे मेरा यही डिस्कशन हो रहा था। वो लोग बाराबंकी बहुत कम आते हैं, क्योंकि हैदरगढ़ से 50 मिनट 55 मिनट में आप लखनऊ के सेंटर में पहुंच जाते हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो तो 20-25 मिनट में लग जाता है। तो ये एक समस्या है, ये एक चैलेंज है और इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करें। हमारे पुराने इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कुर्सी, वो पूरा डेवलप हो चुका है, वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर वर्क हो रहा है वो जैसे माती में एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुआ है, राम स्नेही घाट में यूपीसीडा ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किया है, पूर्वांचल के किनारे यूपीडा ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किया है। इसके अलावा हमारी पुरानी स्पिनिंग मिल थी, वहाँ पे पूरा लैंड एक्वायर करके यूपीसीडा ने ऑलरेडी कुछ बड़ी कंपनी को वहाँ पे अलॉट भी कर दिया है। और इसके अलावा 2 जगह रामनगर में और राम स्नेही घाट में मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक, और हमसे लैंड मांगी गई यूपीडा और यूपीसीडा द्वारा। तो जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे आएंगे और नई नई कंपनीज यहाँ पे आएंगी, तब अपने आप यहाँ का युवा जो है वो बाहर जाने के लिए विवश नहीं होगा, यहीं पे उसको रोजगार मिलेगा। और वही एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन है कि कैसे कैसे हम इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट कर सकते हैं। सर, आपके इसी जवाब से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि यूपी में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। बाराबंकी में आपने आते ही ज़िले के युवाओं से माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की जो अपील है वो भी की थी। इसका असर क्या हुआ है और क्या स्किल डेवलपमेंट के बाद जो रोज़गार को लेकर कदम है वो क्या उठाए गए हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बाराबंकी जो है वो बहुत लकी है कुछ सेंस में, क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं की भी अच्छी संख्या है और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की भी अच्छी संख्या है। तो एक वो जो स्किल के लिए ज़रूरी होता है कि इधर की साइड एक सप्लाई हो और उधर की साइड एक डिमांड हो, दोनों चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉब्लम जहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस पूरी, वो है कि इस सप्लाई डिमांड गैप को भरे कैसे, दोनों को आपस में बात करने के लिए विवश कैसे करें। तो ऑफ कोर्स शासन के लेवल पे तो इसमें बहुत कार्रवाई हो रही है। जैसे आप जानते हैं बनी कोडर में और सिरौली गौसपुर में टाटा के सहयोग से हमारे यहाँ ITIs का अपग्रेडेशन हो रहा है, उनकी जो लेटेस्ट मशीन है उनको क्या चाहिए वो सब काम चल रहा है। जिले के लेवल पे भी हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि लगातार इंडस्ट्री से संवाद। अभी परसों ही लगभग 70 बच्चों को यहाँ अप्रेंटिसशिप मिली है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। हमारा एम है कि हम इसको 250 से 300 तक पहुँचाएं। और जो इंडस्ट्री की एप्रीहेंशन है कि बच्चे या तो बीच में छोड़ देते हैं या उतने सीरियस नहीं रहते हैं, तो बच्चों का चयन करना, उनसे बॉन्ड भराना, वो हम लोगों का काम है और इंडस्ट्री का काम है कि उनको सहूलियत पहुँचाएँ। दूसरा उसका फेस हमने जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिले स्तर पे, उसका दूसरा फेस ये है कि इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ बुलाना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट लेक्चर्स कराना, उनके जो लोकल प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको यहाँ ITIs में बनवाना। तो उससे इंडस्ट्री का और बच्चों का आपस में कनेक्शन बढ़ता है। तो वो एक प्रोसेस है। आपने माई भारत की बात की, माई भारत पोर्टल के माध्यम से हमारा एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं वो कंस्ट्रक्टिव गतिविधि की तरफ अग्रसरित हों। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे बाराबंकी में स्पोर्ट्स का एक बहुत पुराना कल्चर रहा है। KD सिंह बाबू यहाँ से निकले, इसके अलावा बहुत मेजर एथलीट्स यहाँ से निकले हैं। तो हमारा ये एम रहता है कि एटलीस्ट एथलीट्स को सुविधा रहे, स्पोर्ट्स की तरफ हम यूथ को डायरेक्ट करें। माई भारत पोर्टल का एम ये है कि जो मतलब युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न देश में और प्रदेश में प्रतियोगिताएं होती हैं उसको बच्चों से कैसे जोड़ें। वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, मिनी पार्लियामेंट की प्रतियोगिता हो गई। इससे जब बच्चे जुड़ते हैं तो एक तो समसामयिक विषयों के बारे में जानते हैं, उसके अलावा अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट कर पाते हैं, ये मेरा मानना है। सर, आजकल युवा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया फ्रेंडली ज़्यादा है। बाराबंकी में युवाओं के स्किल ट्रेनिंग और जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, और अगर
जेंजी वाली भाषा में ही बात कही जाए इस तरीके से, ताकि जो बात है वो उन लोगों तक भी पहुंचे? देखिए, जैसे मैं मिलेनियल हूँ, हमारे जो कप्तान साहब हैं वो भी मिलेनियल हैं, तो हम लोगों में मतलब फिर भी मैं कहूँगा कि जनरेशन गैप उतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग आस पास के ही हैं। परंतु जैसे आप अगर बाराबंकी का इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर देखेंगी तो यहाँ पे बहुत अच्छा पत्रकारिता का स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, सब कुछ बहुत एक सेटल्ड प्रिंसिपल है यहाँ पे। परंतु यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की भी एक बहुत लंबी श्रृंखला है और मिलियंस ऑफ व्यूज़ वो लोग गार्नर करते हैं अलग अलग जगहों पे। जब महादेवा का कभी, जैसे अभी कांवड़िया का आगमन हमारे ज़िले में हो रहा है और महादेवा में हर संडे को मंडे को भीड़ लगती है, तो आपको वहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे। तो प्रशासन की तरफ से हमारा ये रहता है कि हम उनसे भी संवाद बनाएं, क्योंकि उनकी अपनी एक ऑडियंस है, और चाहे युवा हो, जेंजी हो, आप उनको किसी भी नाम से बुला लें, वो उनसे भी कनेक्ट करते हैं। तो हमारा एक एम ये रहता है। दूसरा, जो शासन की एक मंशा और बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें अखबार पढ़ने की जो एक आदत है उसको डेवलप करना, तो उसमें भी बाराबंकी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लीड लें, हर न्यूज़पेपर को अवेलेबल कराएं, ताकि वो मतलब उस माध्यम से भी हमारा संवाद बना रहे, जो एक फॉर्मल माध्यम है। तो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, प्रशासन की एक कोशिश रहती है कि हम लोगों से संवाद बनाए रखें। सर, किसी भी ज़िले का जो विकास है उसकी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी निर्भर करता है, और बाराबंकी में शिक्षा के लिए जो पलायन का इतिहास है वो लंबा रहा है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की कमी भी रही और इसीलिए लोग प्राइवेट की तरफ भी भागते हैं। लेकिन अब इस ज़िले की बात की जाए तो उसको लेकर क्या काम हुआ है? देखिए, बाराबंकी में हमारे साथ हमेशा एक वो चैलेंज रहेगा, क्योंकि बाराबंकी में दिक्कत ये है कि लखनऊ भी बहुत पास है, बाराबंकी खुद भी इस मामले में डेवलप्ड है। जैसे अभी हम एक निजी संस्थान में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम निजी संस्थानों को या निजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को किसी भी तरीके से ना शासन ना जिला प्रशासन अपने एनिमी की तरह नहीं देखता है। हम उनको ऑगमेंट करने के लिए देखते हैं कि कैसे हम उनको ऑगमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रशासन उनका सहयोग कर सकता है। इसी बीच हमारे जो स्कूल्स, जिसमें हमारे गांव देहात के बच्चे जिन, या फिर हमारे जिसको कहना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए या इवन कॉलेजेस हो गए, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी हम देखते हैं। तो जैसे हमारे जितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनमें सब जगह स्मार्ट क्लासेस हैं, एक उसकी कार्रवाई चलती है। हमारे कई सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस हैं। अभी जो रिज़ल्ट आया है 10th का भी और 12th का भी, उसमें बाराबंकी के बच्चों ने बोर्ड में पूरे प्रदेश में मुझे लगता है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें हमारी बच्चियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, और उसमें कई सारे शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस हैं, कई सारे पूर्ण रूप से शासकीय कॉलेजेस हैं। तो अच्छा लगता है, क्योंकि बाराबंकी में हम लोग निजी संस्थानों के साथ उनको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन की भावना से काम भी करते हैं। सर, क्योंकि हम जेंजी की बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। दोधारी तलवार कहा जाता है, यानी कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अफवाहों के फैलने का भी काफ़ी जो डर है वो होता है। अब बाराबंकी की बात करें तो सोशल मीडिया को लेकर किस तरीके से जो कंट्रोल है या जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है? जब भी त्यौहार या कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हम सोशल मीडिया को दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे तत्व जो कि सोशल मीडिया का उपयोग इस प्रकार से करना चाहते हैं जिनका मात्र उद्देश्य एनार्की को फैलाना है, एक गलत मैसेज लोगों में देना है, फैक्ट से दूर ले जाना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, जो कि हम लगातार जिले में करते रहते हैं, और दूसरा अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखना ताकि हम सच्चाई बता सकें। और मेरा भी सोशल मीडिया एक्टिव है, मैं अपने सारे अधिकारियों से भी कहता हूँ कि सबका सोशल मीडिया एक्टिव है रहे। पुलिस बाराबंकी का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कोई भी इस टाइप की खबर आती है तो तत्काल उसका खंडन या फिर उस पर एक्सप्लेनेशन आती है। तो बाराबंकी में हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं, सिर्फ जेनजी से ही नहीं, जितने सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं सबके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारा एम रहता है कि पॉजिटिव खबर या फिर सच्चाई लोगों तक पहुँचाना, और जो लोग जानबूझ के गलत खबर लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं उनको रोकना। सर, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो योजनाएं और नियम बनाती है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान देश की इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का आधार है, तो फिर क्या अगर खेती को उद्योग का दर्जा देकर उसे विकसित किया जाए तो किसान और देश दोनों ही समृद्ध बनेंगे? देखिए, बाराबंकी मुझे लगता है प्रदेश का सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टिवेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मतलब मैं खुद जहाँ से आता हूँ वहाँ पे बहुत इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, लेकिन यहाँ पे किसान 3 फसल लेता ही लेता है।
आप अगर देखें यहाँ पे मेंथा की बहुत कल्टीवेशन होता है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चरल मैंने पहले ही बताया बहुत कल्टीवेशन होता है, सब्जियों का बहुत कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उस टाइप के प्रोग्रेसिव किसान हैं, और मैं तो हर बार जब भी जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई प्रोग्रेसिव किसान मिलता रहता है। अब हमको ज़रूरत है बाराबंकी में कि उसको किस प्रकार हम एग्रो प्रोसेसिंग से जोड़ें और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसने जो प्रोड्यूस किया है उसमें मीडिएटर्स को हटा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे पाए। तो यहाँ पे हम FPOs पे बहुत काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के FPOs पे। मैंने अपने कृषि विभाग से कहा भी है कि FPOs पे काम करें, बड़े मतलब किसानों को डायरेक्ट मार्केट से जोड़ें। यहाँ पे 2 मंडियाँ हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मंडीज़ हैं पूरे प्रदेश की। तो उस चीज़ पे लगातार काम हो रहा है कि किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जाए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मेंथा हमारे यहाँ किसान बहुत करते हैं। पिछले 2-3 साल से बाराबंकी में इस पे काम हुआ, क्योंकि मेंथा बहुत ज़्यादा पानी लेता है और हम चाहते हैं कि किसान थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। तो जायद के मक्के पे बहुत काम हुआ है और उस पर लगातार उसकी एक्रिएज बढ़ रही है। तो वो भी किसानों को एक तरीका है जिससे हम एग्रो प्रोसेसिंग खासकर फीड वगैरह से जोड़ सकते हैं। तो उस पर अच्छा काम हुआ है। सर, आप 4 साल सीएम योगी के विशेष सचिव भी रहे हैं और आपको बेहद करीब से मालूम है कि योगी सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटलाइजेशन पर लगातार काम कर रही है। बाराबंकी में डिजिटल शिक्षा ग्रामीण इलाकों तक कितनी पहुंच चुकी है और अभी कितना पहुंचना बाकी है? देखिए, जैसे मैं अभी एक दूसरे सवाल के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा था कि हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में हर जगह स्मार्ट क्लासेस हैं, उसका इस्तेमाल भी होता है। हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस हैं, उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना तो चाहते हैं, बट ये भी चाहते हैं कि वो जो पुरानी एक पठन पाठन की प्रक्रिया थी उससे जुड़े रहें। क्योंकि इस समय जो डिजिटल मीडिया का ओवर यूज़ है और बैड यूज़ है वो भी एक समस्या है हमारे साथ। तो इसी कारण से पुस्तकालयों की स्थापना सारे विद्यालयों में, जैसे अभी 168 विलेजेस में हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है। यानी जो बच्चा पढ़ चुका है या पढ़ रहा है वो उस लाइब्रेरी में जा सकता है, आराम से बैठ के नए नए चीज़ों को पढ़ सकता है, और वो पूरी डिजिटल है। उसके अंदर कंप्यूटर हैं, स्मार्ट एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ है। तो इन सब चीज़ों में कार्रवाई चल रही है, स्कूलों में भी चल रही है और ग्राम पंचायतों में भी चल रही है। सर, आप औचक निरीक्षण भी बहुत करते हैं। 4 साल आप सीएम के साथ रहे हैं, कहीं ये उसका असर तो नहीं? क्योंकि सीएम योगी जो है वो भी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि औचक निरीक्षण कर लेते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं उसका असर तो नहीं है ये? नहीं, देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और शासन की भी मंशा है कि फील्ड के ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड पे रहें। तो मैं भी जाता रहता हूँ, मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है। उससे मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मुझे थोड़ा सतही तौर पे ये पता चल जाता है कि नीचे क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट्स को देखना, लोगों से बातचीत करना। दूसरा, एक जनता का डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, तो एक गैप एनालिसिस भी हो जाता है। और तीसरा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि जो जिलाधिकारी का काम होता है वो मेजरली कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का होता है। विभिन्न विभाग अपने अपने बारे में सोचते हैं। जिलाधिकारी का काम ये होता है कि कैसे एक विभाग को दूसरे विभाग से बातचीत कराई जा सके। और जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे या किसी जगह पे पहुंच जाता हूं तो सारे विभाग एक छत के नीचे आ जाते हैं। तो मैंने देखा है कि प्रोग्रेस तेज हो जाती है, जो साइलोज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उस पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सर, अभी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया था, कहा था कि ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर 2017 की बात करें तो उसके बाद से बड़े पैमाने पर यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। बाराबंकी लखनऊ के करीब है, बावजूद इसके अभी भी यहाँ पर वो कमी देखी जा सकती है। क्या वजह है सर, और इसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? जैसे अभी आने वाला जो GBC जब भी होगा शासन के स्तर से, तो हम लोगों को लगभग 9,000 करोड़ का टारगेट यहाँ पे मिला था, जिसको हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। अब की बार GBC में 9,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग बाराबंकी की होगी। तो ये मैं मतलब जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय में हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया है, और निवेश मित्रा पोर्टल हो, चाहे अब निवेश मित्रा 3.0 आ गया है, तो उससे और भी ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ोतरी मिली है। तो एम ये है कि इंडस्ट्री को हमसे ना आना पड़े। दूसरा, अपने स्तर पे मैंने ये किया है कि हर जनता दर्शन से पहले और बाद में मैं थोड़ा समय इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने के लिए निकालता हूँ, उनकी इंडिविजुअल समस्याओं को सुनता हूँ, जिससे काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। तो गति मिली है इसमें। शासन का जो निर्देश है उनका पूरा अनुपालन किया जा रहा है, चाहे वो हमारे यहाँ हर महीने होने वाली बैठक हो जिसमें मैं रहता हूँ, पुलिस से सब लोग रहते हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साइड बैठते हैं, हमारे बाकी विभाग एक साइड बैठते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है हम उसको रिजॉल्व कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। सर, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में बाराबंकी में भी कुछ नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेटअप होगा?
लगातार हो भी रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे इसी महीने हमने 4 इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। आने वाले महीनों में हर महीने हम 4-5 इंडस्ट्रीज़ में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करते हैं। आने वाले महीनों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। और जैसे जैसे हमारा लैंड बैंक बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ की जो एक इंटरेस्ट है बाराबंकी में वो भी तेज़ी से बढ़ा। और जैसे कि मैंने कहा कि SCR रीजन के लेवल पे जो हम लोगों की प्लानिंग हुई है उसके होने से इसको और गति मिलेगी। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और आएंगी, ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। सर, एक समस्या है जिससे पूरा देश जूझ रहा है और यूपी में तो ये एकदम अलग लेवल पर है, फुटपाथ वैसे तो पैदल चलने के लिए है, लेकिन यूपी में जगह जगह फुटपाथ पर कब्जा है। इसको किस तरीके से कब्जा मुक्त कराने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है? देखिए, ये एक समस्या है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड सेफ्टी से भी जुड़ी हुई समस्या है। और रोड सेफ्टी हमारा बाराबंकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो लोकल हमारे भाई बहन आए हुए हैं और जो जनता है वो जानते हैं कि एक स्टेशन रोड थी जो हमारी बहुत पुरानी रोड थी, उसके एक्सपेंशन का काम मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा किया गया है, उस पर काम चल रहा है। इसी तरीके से गौरव पथ का निर्माण के लिए भी अभी अभी सैंक्शन हुआ है। तो अब जो फ्यूचर रोड्स बन रही हैं एटलीस्ट वो हम इस तरीके से बना रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन के लिए हेल्पफुल रहें। इसके अलावा जो ऑलरेडी स्मॉल बिजनेसेस, उनको मैं माइक्रो बिजनेसेस ही कहूँगा, जो कि सड़क के किनारे चलते हैं, हमारा एम ये नहीं है कि उनको हटा दिया जाए या उनकी रोटी रोजी या जो जीविका चलाने का साधन है उसको रोका जाए। एम ये है कि उनको विस्थापित करके ऐसी जगह किया जाए जहाँ से उनके भी रोजगार बढ़े। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढें जहाँ पे इस टाइप के वेंडिंग जोन स्थापित हो सकते हैं। चटोरी गली यहाँ पे ऑलरेडी है जहाँ पे एक वेंडिंग जोन बना हुआ है, तो कैसे उनको कन्विंस करके हम वहाँ पे सेटल कर सकें और पेडेस्ट्रियन के जाने के लिए पाथ बनाए सकें, ये एम है। इस पे लगातार जिले में काम चल रहा है। सर, क्योंकि सड़कों से जो जुड़ी हुई बात हो रही है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। अक्सर देखते हैं कि जाम में जो एम्बुलेंस है वो फंस जाती है। क्या एम्बुलेंस के लिए कोई ऐसी व्यवस्था इमरजेंसी कॉरिडोर जैसी हो सकती है जहां से आसानी से इमरजेंसी सिचुएशन में उनको निकाला जा सके और जाम में फंसकर किसी की जो जान है वो भी ना जाए? देखिए, पहला एम तो ये है कि हम मतलब अपने ज़िले से जाम की समस्याओं को ही कम करें और उसके लिए लगातार ROBs या फिर सड़कों का एक्सपेंशन ये सब चल ही रहा है। और जहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर की बात है, जब भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है ज़िले में, जैसे अभी कांवड़ का चल रहा है जिसमें बहुत भीड़ अपेक्षित होती है, तो हम हमेशा एम्बुलेंसेस के लिए और इस टाइप की चीज़ों के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाते हैं। और मेरा ये अनुरोध रहेगा, देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें सरकार हमारी मदद करती है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम एज सिटीज़न सिविक सेंस के माध्यम से भी हम हेल्प करते हैं। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपने सब समस्त लोगों से ये अनुरोध जरूर करूँगा कि एम्बुलेंस हो या फायर फाइटिंग व्हीकल हो, हम लोग जब भी सड़क पे चल रहे हों और हमारे पीछे एम्बुलेंस या फायर फाइटिंग व्हीकल या पुलिस का कोई व्हीकल आ रहा हो, तो हम उसको तत्काल साइड दें ताकि वो ससमय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो सरकार की तरफ से तो लगातार ग्रीन कॉरिडोर हो चाहे सड़कों का एक्सपेंशन, उस पर कार्रवाई चली रही है, बट एज अ सिटीज़न हम लोगों को भी इस चीज़ में कार्रवाई करनी चाहिए कि हम इस मुहिम में एक मदद कर पाएँ। सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ जो लड़ाई है वो खुद PM मोदी जो है वो लड़ रहे हैं। पूरे देश में इसकी जो मुहिम है वो भी छेड़ी जा चुकी है। शहरों में तो ये सख्ती से लागू हो जाता है, लेकिन क्योंकि बाराबंकी में भी ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, वहाँ पर इसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है ताकि जो इसका इस्तेमाल है वो बंद किया जा सके? बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो बहुत मेजर नदियाँ भी हैं, सरयू जी भी यहाँ से गुजरती हैं, गोमती जी भी हैं। तो नदियों के इस फ्रेमवर्क के कारण हम लोगों पे जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में। हम लोगों की जो कार्य योजना है ज़िले पे वो ये है कि हम जो छोटा मतलब जिसको कहना चाहिए व्यापारी, उसको उतना तंग ना करें, बल्कि जो आवक हो रही है उस पर रोक लगाएं। तो यहाँ पे जो गोदाम हैं, जो बड़े सप्लायर्स हैं, उनको हम लगातार पहले लेवल पे तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे साथ वार्ता करते हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो एक पर्टिकुलर माइक्रोन के लेवल की है, जो बैंड है, उसको ना यूज़ करें। दूसरे स्तर पे हम एनफोर्समेंट भी करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई नहीं मानता है तो एनफोर्समेंट करके जब्ती या फ़ाइन की कार्रवाई भी करते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले सवाल में भी कहा, जब तक उसकी डिमांड रहेगी तब तक उसकी सप्लाई रहेगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा अगेन कि हम जब बाज़ार जाएँ या कुछ सामान खरीदने जाएँ तो अपने साथ एक छोटा सा झोला लेके जाएँ, ताकि जब डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप सप्लाई भी उसकी कम हो जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
जब भी किसी ज़िले के विकास की बात होती है तो ये भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तभी उस ज़िले का जो समग्र विकास है वो हो पाएगा। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है वो यहीं के पुलिस अधिकारी से उसके बारे में जानेंगे, जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनसे ही लेंगे। तो अब मंच पर जो हमारे अगले मेहमान हैं मैं उनको बुलाऊंगी। बाराबंकी के एसपी अर्पित विजयवर्गीय जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। अर्पित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बाराबंकी पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर बड़े ही शानदार तरीके से अपराध को ना करने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जरा तालियां बजा दीजिए। सर, भाषा भी जेनजी जैसी ही होती है ताकि जो युवा है वो अपराध ना करें और जागरूक भी हो सकें। सबसे पहले धन्यवाद यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो यूथ को रीच आउट करने के लिए नई नई टर्मिनोलॉजी, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उसका यूज़ करके हम लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो पूरी हमारी टारगेट ऑडियंस है उन तक तो हमें पहुंचना ही है, पर जो हमारा जेनजी है, जो हमारा यूथ है, उनकी रीच इतनी ज़्यादा है कि अगर उन तक हमारा मैसेज चला जाएगा तो सोसाइटी में ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें चली जाएगी। तो यही मकसद रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके हम अपने मैसेज बनाते हैं, जिससे लोग अवेयर तो हों ही, पर साथ में ये भी उनको पता चले कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और ओवरऑल उसका हमें फ़ायदा ही मिला है। यूपी पुलिस का भी सोशल मीडिया जो हैंडल है वो काफ़ी पॉपुलर रहा है अक्रॉस कंट्री। दूसरी पुलिस जो टीम्स है उन लोगों ने उसको एमुलेट किया है। हम लोग भी वहाँ से क्यों लेके उसको प्रयास करके लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से कहूँगी कि जो तालियों का सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाराबंकी पुलिस ने जवाबदेही में ज़बरदस्त काम किया है। IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निपटारों को लेकर अगर बाराबंकी की बात करें तो पूरे प्रदेश में टॉप 5 जिलों में बाराबंकी भी शामिल है। क्या इसे ये माना जा सकता है कि जनता का जो पुलिस पर भरोसा है सर वो बढ़ा है? जी, IGRS जो सिस्टम है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब गवर्नमेंट बनी सर की, तो ये सिस्टम चालू किया गया जिसमें कोई भी सिटीज़न जो है यूपी का वो अपने मोबाइल से या किसी भी जनसेवा केंद्र से अपनी प्रॉब्लम को शिकायत कर सकता है, और वो जो प्रॉब्लम्स है उसको टाइम बाउंड उसको रिड्रेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सभी डिपार्टमेंट्स की रहती है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी रहती है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग IGRS की रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। शासन स्तर से भी उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। मेरे लेवल पे भी रोज़ कितनी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी शिकायतें आ रही हैं, उसका एक पूरा चार्ट बन के उसका मॉनिटर किया जाता है हर लेवल पे। और हम लोग इंश्योर करते हैं कि उसका टाइमली रिड्रेसल तो हो ही, पर साथ में जो क्वालिटी रिड्रेसल है वो भी रहे। और उसी का ही परिणाम है कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से IGRS में टॉप रैंकिंग्स में रहते हैं, और उससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास तो बढ़ता ही है, पर जो ओवरऑल एक तरीके से एनवायरनमेंट होता है, जो पुलिसिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो प्रयास रहता है कि हम लोग ये जो सिस्टम है उसको और मजबूत करते रहें, ताकि लोगों को टाइम बाउंड जो उनका रिड्रेसल हो रहा है प्रॉब्लम का वो होता रहे। सर, अपराधी को समय पर सजा मिल जाए और जो पीड़ित है उसे समय पर न्याय मिल जाए, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पूरा जो काम है वो ईमानदारी से हो। अब इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कैसे की जाती है? जी देखिए, पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें FIR से लेके अपराधी को सज़ा, ये सारे उसके पॉइंट्स है जिसमें हम लोगों को काम करना रहता है। FIR पुलिस स्टेशन लेवल पे होगी, फिर सज़ा जो है अल्टीमेटली कोर्ट्स देंगे। इसका मॉनिटरिंग पिछले कई सालों से हम लोग और बेहतर कैसे हो उस पर काम कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट ये रहा है कि FIRs तो टाइमली लिखी ही जा रही हैं, पर जो प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट था जो हमारा वीक रहता था जनरली, हम लोगों ने बेहतर मॉनिटरिंग से पिछले 1-1.5 साल में 2700 से ऊपर सज़ा कराई है, जिसमें 100 से ऊपर सज़ाएँ ऐसी हैं जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की थी, और ज़्यादातर जो सज़ाएँ हैं वो महिला संबंधी अपराध में जो भी एक्यूज थे उनके ऊपर हुई है। तो
ये जो पूरा, जैसे आपने बताया कि जो पूरा सिस्टम है वो इसी तरीके से बना रखा है कि जो हमारी जो चार्जशीटेड हैं, जो चार्जशीट्स हैं वो टाइमली हम लोग कोर्ट्स में भेजें, कोर्ट्स में टाइमली उसके चार्ज फ्रेम हो, टाइमली जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे विटनेसेस हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट हो और वो फिर कोर्ट जो है उसको टाइमली सज़ा दे। तो उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जो पुराने जो केसेस होते थे 10-10, 15-15 साल से ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, विक्टिम को भी लगने लग जाता था कि कुछ होना नहीं है, वो एक इनजस्टिस वाली फीलिंग आती थी। पर अक्रॉस यूपी ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जिसमें इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम से सज़ा का जो टाइम है वो लेस देन 30 डेज भी रहा है। यहाँ भी इस तरह के कई केसेस रहे हैं जिसमें हमने 50 दिन 60 दिन में सज़ा कराई है। तो ओवरऑल फोकस यही है कि लोगों को वो फील आती रहे कि हम लोगों के साथ जस्टिस ही होगा और वो जो पुलिसिंग सिस्टम पे ट्रस्ट जो है और जो भरोसा है वो और बढ़ता रहे। अर्पित जी, आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन आते हैं और हर समय ये ध्यान रखना होता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो गायब ना हो। लेकिन अब ज़रा बाराबंकी पुलिस की बात कर लेते हैं। बाराबंकी पुलिस ने एक मोबाइल रिकवरी को लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अब तक कितने लाख की चोरी हुई फ़ोन और आप लोगों को ये जो तमाम फ़ोन है लौटा चुके हैं, इनकी क्या संख्या है सर? ये फ़ोन हम सभी की लाइफ में एक तरीके से नेसेसरी ईविल मैं बोलूँगा कि उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर फ़ोन हमारी लाइफ का इनएविटेबल पार्ट बन गया है और नेचुरल है कि जो चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं तो कई बार गुम भी हो जाती है। और पहले होता था, रिपोर्ट की जाती थी, पर जो फ़ोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती थी उसमें पुलिस का भी फोकस कम रहता था और उतना एफर्ट भी नहीं किया जाता था। पर पिछले 3 साल में भारत सरकार ने एक नया पोर्टल डेवलप किया है जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल और CEIR पोर्टल। यहाँ सभी लोग बैठे हैं तो वो उन लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन कहीं गुम भी हो जाता है तो आपको कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं भी चौकी थाने पे जाने की नीड नहीं है। आप ये संचार साथी जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहाँ पे अपना फ़ोन का IMEI नंबर रिपोर्ट कर दीजिए। ऑनलाइन जो यूपी कॉप ऐप है उसमें अपनी फ़ोन की गुम होने की रिपोर्ट कर दीजिए। वो उसको संचार साथी में अपलोड कर देंगे तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक, हम लोगों को सूचना मिल जाती है कि कौन सा फ़ोन गायब हुआ, और दूसरा, एज एंड व्हेन जब वो फ़ोन चालू होगा तो आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन आएगी और मुझे भी इन्फॉर्मेशन आएगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कई बार हम लोग उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर पाए कि कौन सा फ़ोन चालू हो गया है तो वादी ही आके हमको बता देता है और फिर हम लोग फ़ोन ट्रेस कर लेते हैं। तो इसी का परिणाम रहा है पिछले लगभग 1-1.5 साल में हम लोगों ने 2000 से ऊपर फ़ोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं जिसकी कीमत 70-80 लाख रुपए होगी। और एक तरीके से हम लोग हर महीने जो फर्स्ट संडे होता है मंथ का, उसमें पूरे महीने में जितने हम लोग फ़ोन रिकवर करते हैं वो लोगों को हम लोग पुलिस लाइन बुलाते हैं और लोगों को देते हैं। लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी खुश भी होते हैं। कई फ़ोन ऐसे भी हुए हैं जो साल भर पहले गुम हुए थे और वो मिले हैं। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अल्टीमेटली फ़ोन जो ऐसी चीज़ है उसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोज़ वगैरह रहती हैं। तो यही प्रयास रहता है हम लोग। सर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि महिलाएं होम वायलेंस से लेकर सड़कों पर मंचलों से भी लड़ती हैं। अब अगर बाराबंकी की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं को जो सुरक्षा है वो दी जा रही है? जी, जो महिला संबंधी अपराध हैं या जो महिला सुरक्षा वाली चीज़ है वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रही है। और पिछले 7-8 साल में हम लोग शारदीय नवरात्र और जो दूसरी नवरात्र होती है उसमें मिशन शक्ति एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन पे हम लोग कार्य करते रहते हैं। पर ये तो सिर्फ जो मिशन कार्यक्रम चलते वो हुए, पर जो ईयर लॉन्ग जो है हम लोगों के कई इनिशिएटिव्स चलते हैं जिसमें हाँ हम लोग एंटी रोमियो जो हमारे स्क्वाड्स हैं वो लोग स्कूल कॉलेजेस के बाहर, जो खासकर जो महिला स्कूल रहते हैं, महिला कॉलेजेस रहते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है नियमित तौर पे, ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको परेशान ना कर पाए। हर थाने में हम लोगों के यहाँ महिला हेल्प डेस्क बनी है जिसको हम लोगों ने एक तरीके से रिवैम्प किया है, उसका नाम मिशन शक्ति केंद्र हो गया है। इसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कोई भी पीड़िता हो, कोई भी महिला पीड़िता हो, उसकी प्रॉब्लम हम लोग सुने।
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसकी प्रॉब्लम पुलिस के रेल में आए ही सही, क्योंकि कई बार होता है पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने पत्नी को मारा, तो कई बार पुलिस के अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि आपका पारिवारिक डिस्प्यूट है और आप लोग अपने हिसाब से रिजॉल्व करिए। पर ये जो माइंडसेट है वो हम लोगों ने ट्रेनिंग से और काफ़ी हैमरिंग करके प्रयास किया है कि ये अप्रोच बदले, महिलाओं की हम लोग बात सुने, जितना हम लोगों तक पॉसिबल है उनकी मदद करें, और अगर हमारे रेल में वो नहीं भी आ रहा है तो जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसका इस्तेमाल करके हम लोग महिलाओं की मदद करें। एक एग्जांपल मैं यहाँ का देना चाहूँगा, जिसमें हमारी एक लेडी कांस्टेबल थाना कोतवाली या सफदरगंज की होंगी, उनके पास एक प्रॉब्लम आई जिसमें एक बच्ची का स्कूल छूट गया था, क्योंकि पेरेंट्स के पास जो भी है वो संसाधन नहीं थे कि वो स्कूल को कंटिन्यू कर पाए। वो प्रॉब्लम उस तक पहुंची। एक अप्रोच ये हो सकती थी कि ये हमारा मैटर नहीं है, कि आप लोग देखिए, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ठीक है, पर शी टुक इट अपॉन हरसेल्फ, और उन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको रीच आउट किया कि क्या स्कीम अवेलेबल है, उसको उसके जो पेरेंट्स है उनको शेयर किया, और आज उसका रिजल्ट ये है कि वो जो बच्ची है वो स्कूल आज कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरह के इनिशिएटिव रहते हैं कि महिला जो है वो पूरे सोसाइटी में सेफ फील करे, और साथ ही एक तरीके से एम्पावर्ड भी फील करे कि पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है, कोई भी समस्या हो हम लोग उसको रिड्रेस करके उनकी मदद कर सकें। सर, अगला सवाल मेरा महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ जब अपराध होते हैं तो उसमें एक झिझक भी कहीं ना कहीं होती है पुलिस तक पहुंचने की, यानी महिलाएं ज़्यादातर झिझकती हैं पुलिस के पास जाने से, और अगर जाना भी चाहें तो घर वाले जो हैं वो रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो भरोसे की कमी है वो दिखाई देती है। अब इस भरोसे को कैसे कायम किया जा रहा है, यानी महिलाओं से पुलिस का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है? ये आप एकदम सही बात कह रही हैं कि एक टेंडेंसी सोसाइटी में है कि पुलिस स्टेशन जाना या पुलिस ऑफिस जाना में उतने लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कई इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर सकें। इसमें हम लोगों ने गांव चौपाल का एक इनिशिएटिव चलाया है, जिसमें हर वेडनेसडे को हमारी टीम्स जो है किसी न किसी गांव में जाती है, वहाँ पे जो महिलाएं हैं या बाकी जो पॉपुलेशन है उनसे इंटरेक्ट करती है, उनकी जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है उनको रिड्रेस करने का प्रयास करती है। इसी तरीके से कई बार होता है कि जो स्कूल की बच्चियां होती हैं वो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट रहता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो बस वो अपने आप ही अंदर ही वो प्रॉब्लम को दबा लो, किसी को बताओ मत, किसी को शेयर मत करो। पर उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जिसमें 1090 एक वुमेन हेल्पलाइन है, जिसमें किसी भी महिला, किसी भी बच्ची को कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक फ़ोन करे वो 1090 पे, उनकी जो पहचान है वो एनोनिमस रखी जाती है, और जो कंसर्न प्रॉब्लम है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन पे या कंसर्न जो भी ऑफिस है वहाँ पे आ जाती है। एंड नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिड्रेस हो जाए, और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। खासकर जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी कि स्कूल से बच्चियां निकल रही हैं, कोई ईव टीजिंग कर रहा है, या कहीं गांव में कहीं बच्चियां जा रही हैं, कोई पीछा कर रहा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है जिसको सोसाइटी उतनी गंभीरता से पहले नहीं लेते थे, उस तरीके की प्रॉब्लम को हमने 1090 से रिड्रेस किया है। और साथ ही जो ये अभी मैंने बताया ये जो मिशन शक्ति केंद्र है, इसमें हम लोगों ने जो एक स्टाफ है उसको पूरा डेडिकेटेड वे में ट्रेन किया है कि जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं या जो फीमेल की जो जनरल समस्याएं होती हैं उसके प्रति वो सेंसिटिव रहें। और साथ ही जो अभी हाल फिलहाल में जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये निकल के आया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में फीमेल कांस्टेबल्स भी भर्ती हुए हैं। तो फीमेल जब सामने रहती है तो महिलाएं भी एक तरीके से सहज महसूस करती हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तो वो भी एक तरीके का पॉजिटिव फैक्टर रहा है जिसमें महिलाओं में झिझक कम हुई है पुलिस को रीच आउट करना। सर, एक दौर था जब
यहाँ महिलाएं ज़्यादा संख्या में बैठी हुई हैं सर। सर एक दौर था जब आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्हें पहचानना बड़ा आसान होता था, या तो उनका हुलिया ऐसा होता था, बातचीत ऐसी होती थी, कई ऐसी चीज़ें, लेकिन अब बिल्कुल चीज़ें बदल चुकी हैं। यानी अब सामने बैठा हुआ आदमी अपराधी है या आपको पता भी नहीं होगा और वो कोई बड़ा अपराध कर देगा। क्या पुलिसिंग के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी बन गया है अब? जी बिल्कुल। जब इस तरीके का कोई क्रिमिनल एलिमेंट होता है जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो या कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो जिससे हम लोग उसको ट्रैक कर पाएँ कि ये क्राइम कर सकता है कि नहीं, तो ये एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए रहता है कि ऐसे आदमी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। पर अभी हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उभरी है, जिसमें बहुत बेसिक से लेकर जैसे जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसमें हम लोगों को देख सकते हैं कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या उनके ओपिनियन है। उससे एक तरीके से हमें आइडिया लगता है कि इसका जो माइंडसेट है वो क्या है। साथ ही जो हमारा जो डेटा है, जो डायल 112 का जो डेटा होता है, जो हमारा CCTNS का जो डेटा होता है, उसमें भी हम लोगों ने AI का यूज़ करके एक तरीके से कुछ आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, जिससे हम लोगों को एक तरीके से अलर्ट मिले या एक तरीके से आइडिया हो कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी जो टेंडेंसी है वो क्रिमिनल टेंडेंसी है या नहीं। उसी का ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहते हैं, चाहे वो वार्निंग के तौर पे हो, चाहे वो प्रिवेंटिव जो हमारे जो एक्ट्स हैं उसके अंदर कार्रवाई हो। तो ये सारा हम लोगों का प्रयास रहता है। चैलेंज है, पर टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अपराधियों ने सिर्फ अपना हुलिया नहीं बदला है, अपराध करने का जो तरीका है वो भी बदल दिया है। छोटे शहरों से, गांवों से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको बहला फुसला कर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई जाती है। अपराध इजी मनी का लालच भी देता है। युवाओं में जागरूकता कैसे फैल रही है और अंडरवर्ल्ड जो है वो इसे ट्रैप ना करने पाए, इस पर कैसे काम हो रहा है? ये बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है कि जिसमें खासकर नई उम्र के जो हमारे बच्चे होते हैं उनको क्रिमिनल जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं अपना काम करवाने के लिए, फॉर इजी मनी। तो उसके लिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो यूथ है वो जनरली स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, या इस तरह की जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लोग रीच आउट करते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ हो, कैसे आप लोग हम तक रीच आउट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये अलग अलग जो इनिशिएटिव, अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं जिसमें यूथ एक्सेल कर सकता है, उस तरफ उनको हम लोग चैनलाइज करें। तो पूरे डिपार्टमेंट के साथ, पूरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों का प्रयास रहता है कि यूथ की एनर्जी को उस तरफ चैनलाइज करें ताकि वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट ना हो। सर एक दौर था जब यूपी में लड़कियां, जो बच्चियां हैं, वो स्कूल जाने से डरा करती थीं क्योंकि रास्ते में उनके साथ कोई ना कोई इस तरीके के जो मनचले लोग हैं वो उन्हें परेशान किया करते थे। अब स्थिति बदल चुकी है। बाराबंकी की बात करें तो कैसे उन बच्चियों को सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से वो स्कूल पहुंच सके, इन तमाम चीज़ों को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? ये जो बच्चियों को एक सेफ एनवायरनमेंट हम लोग दे सकें, उसके लिए जो हमारे 24 थाने हैं उसमें प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड्स बने हुए हैं, जिसमें सिविल एलिमेंट भी रहता है और यूनिफॉर्म एलिमेंट भी रहता है। और वो बच्चियों के स्कूल जाने के समय, कॉलेजेस जाने के समय या छुट्टी होने के समय हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट उनको परेशान ना करने पाए। दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव रहता है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमारी जो टीम्स हैं, जो मिशन शक्ति टीम्स हैं, वो महिलाओं तक रीच आउट करें, हमारी बच्चियों तक रीच आउट करें, और जितने भी उनके मैकेनिज़म्स हैं जिसमें पुलिस उनको हेल्प कर सकती है, चाहे वो 1090 वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे वो 1076 CM हेल्पलाइन हो, IGRS हो, या जो मिशन शक्ति केंद्र हो, उसके बारे में हम लोग अवेयर करते हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम हम लोगों तक पहुंचा सके। और फिर नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी प्रॉब्लम को हम टाइमली रिड्रेस करके उसको ख़त्म करा सकें। सर एक बार फिर से सर सोशल मीडिया पे आ जाती हूँ। सोशल मीडिया जो है, अगर मौजूदा समय की बात करें तो उससे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसी वक्त पर वो खतरनाक भी साबित होता है, खासतौर से जब संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो फेक न्यूज़ हैं वो सामने आते हैं। अब इस फेक न्यूज़ पर किस तरीके से जो मॉनिटरिंग है या जो नियंत्रण है वो किया जा रहा है? देखिए, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन के उभरा है हाल के सालों में ही, मैं बोल सकता हूँ, जिसमें जितने भी
एक तरीके से एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है या जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो यूज़ करते हैं उसको र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। उसका जनरली रिजल्ट ये रहता है कि कहीं चीज़ हुई नहीं रहती है और उसको लोग मान के कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो सोशल मीडिया टीम है हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग बाराबंकी, वो 24/7 जो है सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी पे हम लोग एक्टिव रहते हैं कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है उसके बारे में हमें जानकारी रहे और हम लोगों का प्रयास रहता है कि उसका टाइमली हम लोग खंडन कर सकें। इसमें बाराबंकी पुलिस जो है हम लोग यूपी में अमंग दी टॉप डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं जिसमें 10 से 15 मिनट में हम लोग किसी भी जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है उसका खंडन डाल देते हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे हर थाने पे कई लोगों को डिजिटल वॉलंटियर के तौर पे हम लोगों ने अपने ग्रुप्स में जोड़ा है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इस तरीके की जिसमें हम लोगों को लोगों तक रीच आउट करना है, उन लोगों के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जो हमारी जो बात है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही फैक्ट है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और साथ ही फिर अदर जो लीगल मैकेनिज़म्स हैं जो आईटी एक्ट्स में जो लिखे हुए हैं उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कोई भी इस तरह का कंटेंट हो जो कि गलत है या जिससे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसको भी हम टाइमली टेक डाउन कराने का प्रयास करते हैं। सर मेरा अगला सवाल भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो बाराबंकी जैसे जो ज़िले हैं वो हंटिंग ग्राउंड होते हैं अपराधियों के। साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसे कैसे मॉनिटर करते हैं? साइबर क्राइम जो क्राइम है वो पुराने जो ट्रेडिशनल क्राइम होते थे उससे बहुत बड़े प्रोपोर्शन में अभी बन के उभरा है। इसमें ये जो एक तरीके से यूनिक क्राइम रहता है जिसमें हम लोगों को पता नहीं रहता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, कहीं पैसे का मूवमेंट आपको विजुअली दिख नहीं रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो जा रहा है और उसकी जो ग्रेविटी रहती है, उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा रहती है, लोगों की लाइफ लॉन्ग जो सेविंग्स होती है वो एक झटके में ख़त्म हो जाती है। तो साइबर क्राइम को देखते हुए यूपी पुलिस जो है वो काफ़ी अभी हम लोगों ने अपने स्टाफ को ट्रेन किया है जिससे जितने भी जो साइबर एक्टिविटी है उसको हम लोग टाइमली एड्रेस कर सकें। और मेन जो इशू रहता है लोगों के अंदर वो रहता है कि उनके पैसे जो निकले हैं वो कितने वापस आए। तो इसमें मुझे बताने में बड़ी खुशी है, जो चीज़ पिछले एक साल पहले जो चीज़ 8 से 10% रहती थी, अगर किसी का 1 लाख रुपया गया तो पॉसिबिलिटी रहती थी कि 8 से 10,000 रुपये आए, पर पिछले साल भर में हम लोगों के इनिशिएटिव से अक्रॉस यूपी हम लोग इसको 35-40% तक ला चुके हैं। सर एक दिलचस्प किस्सा है, जब आप बागपत में एसपी थे तो वहाँ एक साथ 200 अपराधियों ने गले में तख्ती लगाकर अपराध से तौबा करने की कसम खाई थी और थाने पहुंचकर रहम की भीख भी मांगी थी। वीडियो ये जो था आपका बड़ा वायरल हुआ था उस समय में। बाराबंकी में ऐसा कब होगा? आपके ज़िले की जो ये तमाम जनता बैठी हुई है ये जानना चाहती है। देखिए जो क्रिमिनल मॉनिटरिंग जो हमारा सिस्टम है वो बागपत में भी चल रहा था, यहाँ भी चल रहा है। वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था तो वो चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुई थी, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कोई वायरल होने का नहीं रहता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस कि हम लोग उस क्रिमिनल को मॉनिटर कर सकें, उसके अंदर एक तरीके से भावना वो आनी चाहिए कि मैं क्राइम करूँगा तो मुझ पर कार्रवाई होगी और फिर अल्टीमेटली मुझे जो भी स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन जो हो सकता है वो होगा। तो वो इनिशिएटिव्स यहाँ भी चल रहे हैं, वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे चल रहे हैं, थाने लेवल पे चल रहे हैं, जिसमें जो इस तरीके के क्रिमिनल्स हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहे हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल रहे हैं, हम लोग उनको टारगेट करते रहते हैं। उनको रेगुलर उनके घर पे जाके उनके वेयर अबाउट्स क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, उनके फैमिली क्या कर रही है, उसके बारे में हम लोग निरंतर जानकारी करते रहते हैं। साथ ही मतलब 10-15 दिन में उनको हम लोग थाने भी बुलाते हैं ताकि एक तरीके से डिटरेंस उनके अंदर बना रहे। तो इनिशिएटिव यहाँ भी चल रहे हैं, तो प्रयास करते हैं कि यहाँ भी कुछ इस तरीके का हो। सर एक बार फिर से मैं जिक्र बागपत का करूंगी। वहाँ पर एसपी रहते हुए आपने कई गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की थी,
कुर्की भी हुई थी। जी। बाराबंकी में अभी तक कितने अपराधियों के खिलाफ जो है आप कार्रवाई कर चुके हैं, कितने अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अभी तक लग चुका है? गैंगस्टर जो एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है यूपी गवर्नमेंट का। इसमें पिछले साल 1.5 साल में 50 से ऊपर हम लोगों के जो हमारे जो मुलजिम हैं उन पे हमने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें उनको जेल तो भेजा ही है, पर 20 करोड़ से ऊपर की उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो उन्होंने क्रिमिनल मीन से अर्न की थी उनको भी हम लोगों ने सीज किया है। और अच्छी बात ये भी है, इसमें जुडिशरी का भी हमको सपोर्ट मिला है, जिसमें 18 प्रॉपर्टीज ऐसी भी निकली हैं जिनको जब हम लोगों ने सीज कर दिया उसको जुडिशरी ने भी अपहोल्ड किया है कि ये क्रिमिनल मीन से ही अर्न हुई है, और उनको राज्य सरकार के हित में ऑर्डर किया है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार के हित में चली जाए। तो इसी तरीके से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उन पे कार्रवाई तो हो ही सही, पर जो उनका जो इकोनॉमिक बैकबोन है, जो फाइनेंशियल बैकबोन है, उनकी भी हम लोग कमर तोड़ के उन पे भी कार्रवाई करते रहें। सर, पुलिस फोर्स के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब इसे सिनेमा कहें या कुछ कुछ सच्चाई भी कह सकते हैं कि पुलिस की जो अनफिट वाली छवि है वो बनी हुई है लोगों के बीच में। आप काफ़ी फिट हैं, लेकिन आपकी फोर्स कितनी फिट है यहाँ पर? देखिए, पुलिस के जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो पूरा उनका शेड्यूल रहता है वो कोई फिक्स नहीं रहता है, तो बट नेचुरल रहता है कि वो अपनी फिटनेस पे उतने डेडिकेटेड वे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू जो ओबेसिटी हो जाती है या अनफिटनेस उनके अंदर आ जाती है। पर अब हम लोगों का प्रयास रहता है, खासकर यहाँ पे मेरी तरफ से ये इंश्योर किया जाता है कि जो चीज़ें हैं जो फिटनेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो रेगुलरली हम लोग गेम्स कराते रहते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि जिम जाएं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें या कोई भी स्पोर्ट में इंडल्ज हो, ताकि उनकी जो फिटनेस है वो बनी रहे। आदमी फिट रहेगा तभी अपना काम जो है अच्छे से कर पाएगा। यही मंत्रा हम लोग लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट इस तरीके की फैसिलिटी जनरेट हो, ताकि जब भी उनको फ्री टाइम मिले वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सके और अपनी फिटनेस को वो मेंटेन कर सकें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी ज़िले की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहा जा सकता है, और बाराबंकी ज़िले की जब बात करें यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं इसको भी एक बार ज़रा समझेंगे। तो मंच पर अब जो हमारे अगले मेहमान आने वाले उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी। बाराबंकी के सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम जी को मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बाराबंकी का स्वास्थ्य कैसा है? अनडाउटेडली अच्छा है, एंड आई कैन से इट्स बेटर देन द प्रीवियस टाइम। सर, बाराबंकी की अगर बात करें तो बड़ा ज़िला है, 16 ब्लॉक है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय भी लगता है। अब इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है? देखिए, इज़ टोटली प्रायोरिटी बेस्ड। हमने इतना होमवर्क कर लिया है कि हमारी जो 21 CSC हैं, 16 मदर CSC, 5 नॉन मदर CSCs, मेरी मोर देन 55 PSCs हैं, तो इट इज़ ऑल प्रायोरिटी बेस्ड। मुझे लगता है कि जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आई प्लान माई इंस्पेक्शन एंड अकॉर्डिंगली आई मूव एज पर द नीड अराइजेज, आई गो अकॉर्डिंगली। जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस होती है तो आई एम 24 आवर्स अवेलेबल, तो आई कैन मूव एनीवेयर। सर, क्योंकि बाराबंकी राजधानी लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए माइंडसेट बना है कि लखनऊ में बेहतर इलाज मिल सकता है, बाराबंकी में बेहतरीन इलाज है। ऐसा माइंडसेट क्या अब यहाँ पर लोगों के बीच में बनने लगा है? देखिए, ये माइंडसेट का मैटर नहीं है। व्हाट आई पर्सनली फील, ये पर्सपेक्टिव है, हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई लखनऊ। ट्रीटमेंट तो यहाँ भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स यहाँ भी अवेलेबल है। अब ये पर्सपेक्टिव जो है, इसके पीछे का हमें मोटिव जानना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? क्या किसी ने वहाँ कोई स्पेशल डॉक्टर बताया है, या किसी रिलेटिव का ट्रीटमेंट हुआ है पेशेंट के तो उसने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है, या उसको प्रेफरेंशियली बोला है? तो ये जो रीज़न है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पेशेंट से बात नहीं करेंगे कि ठीक है आप लखनऊ जाइए, अगर आपको स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है
सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, आपको किसी एडवांस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप लखनऊ जाइए। लेकिन एज फार एज मेडिकल फैसिलिटीज़ कंसर्न, तो वी हैव इक्वल डॉक्टर्स, इक्वल फैसिलिटीज़, वी कैन गिव यू द राइट ट्रीटमेंट आउट हियर। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि किसी को जाना है, उसको संदर्भन की आवश्यकता है, इफ़ ही और शी फाइंड्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन ए बेटर सिनेरियो टू गो ओवर देयर, तो हमें रोकना तो किसी को नहीं चाहिए। बट यहाँ भी वही सुविधाएं अवेलेबल हैं जो वहाँ लखनऊ में है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि ज़िला अस्पताल में सुविधाएं हैं, बेहतर डॉक्टर भी हैं, लेकिन जो मामला है वो भरोसे का है। आप प्रचार उतना नहीं करते जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं, जबकि जो बड़ी बड़ी जांच है वो सरकारी अस्पताल में देखा जाए तो मुफ्त में ही हो जाती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जागरूकता है वो कैसे फैलेगी? देखिए, आपने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। पहली चीज़ भरोसा। तो भरोसा तभी तो आएगा जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हमको भरोसे का मौका देंगे, जब आप हमारी सुविधाओं से जुड़ेंगे, हमारी एक्सेस होगी आपके साथ में, आपकी हमारे साथ एक्सेस होगी, आपको लगेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द बेटर एंड गुड ट्रीटमेंट, तो आप नेचुरली यहाँ रुकेंगे, एक भरोसा भी कायम होगा। सेकेंडली, एक आईसी की बात जो आपने कही कि एडवर्टीजमेंट की बात, तो गवर्नमेंट तो एक 100% डिवोटेड संस्थान है, गवर्नमेंट तो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी जागरूकता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो टोटली 100% वी आर डिवोटेड फॉर द पेशेंट्स, वी आर फॉर द पेशेंट। तो इसमें हमको कोई मार्केटिंग तो करनी नहीं है, वी हैव टू डिलीवर द सर्विसेज। और सर्विसेज जो होती हैं हमेशा इंस्टीट्यूशनल होती हैं, एक इंस्टीट्यूशन देता है। तो मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों का हम पर भरोसा बढ़ेगा, तो स्वतः हमारी गवर्नमेंट की जो एक पब्लिसिटी है, गवर्नमेंट के प्रति जो लोगों का भरोसा है, अभी भी है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में और बेहतर होगा। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिसिटी नहीं कर सकते, बातचीत से भरोसा बढ़ेगा, लेकिन क्या सिर्फ बातचीत से ही भरोसा, क्या और भी तरीके हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात पब्लिसिटी की नहीं है, बात यह है कि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, संस्थानों में सुविधाएं हैं, क्या उन सुविधाओं को हम त्वरित दे पा रहे हैं? क्या हमारा मरीज बिना किसी अनावश्यक विलंब के उन सुविधाओं को ले पा रहा है? अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ बेहतर इन्वेस्टिगेशंस हैं, बेहतर डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर तो एक क्वालिफाइड है, डॉक्टर का पेशेंट एक्सपोजर कितना है, दैट ऑल डिपेंड्स हाउ डॉक्टर टीच द पेशेंट। बड़ी अच्छी बात है आपकी कि व्यवहार, अगर डॉक्टर टू पेशेंट एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन है, एक ट्रस्ट रिलेशन है, एक ट्रस्ट इम्पार्टिंग है, और प्रॉपरली हम अपने पेशेंट को समय दे पा रहे हैं, अटेंड कर पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट में रह के भी बहुत बहुत अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इतनी आशा बहनें हैं, हमारी आशा बहुएं हैं, हमारे इतने वर्कर्स हैं, मोर देन 3000 आशा वर्कर्स आर हियर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। नेचुरली दे आर इम्पार्टिंग, दे आर द यूनिट, वहाँ तक प्राइवेट नहीं पहुँच सकता। आप देखिए कि हमारे एक गांव में अगर 1000 घर हैं, तो हमारी वहाँ पर आशा है, और आशा हमारी इंटरेक्ट कर रही है हाउस टू हाउस। शी इज़ अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर, हु इज़ प्रेग्नेंट, हु इज़ ओल्ड, हु इज़ सिक, who is infant, who is neonate, when to deliver, when not to deliver, what are the risk factors। तो मैं समझता हूँ कि जिस यूनिट पर गवर्नमेंट अपनी सेवाएं दे सकने में समर्थ है, सक्षम है, वो उतना प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं सोच सकता। और ये जो कॉन्सेप्ट था एक्रेडिटेशन ऑफ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा, दिसंबर 2005 में ये कॉन्सेप्ट आया था। और जब ये कॉन्सेप्ट आया था, मैं इनके मास्टर ट्रेनर बैच का पहला कैंडिडेट था। मुझे लगा था कि हम एक आशा बहू को इंकल्टेट करके, इंट्रोड्यूस करके उस घर से जोड़ सकते हैं, उस समाज से जोड़ सकते हैं जो वंचित है। एक यही तो यूनिट है हमारी जो लास्ट स्टेप पर वर्क कर रही है। और मैं समझता हूं कि आई सैल्यूट दिस यूनिट कि they are working to the most grassroots level and they are taking out the people from their home to the hospital.
सर एक और बड़ा मसला है कि जी। जब मरीज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवा तो लिख देते हैं, लेकिन कहते हैं कि दवाइयाँ बाहर से खरीदो, हाँ प्लीज़। यानी दवाइयाँ जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, जबकि सरकार पर्याप्त से ज़्यादा ही उपलब्धता कराती है। अब इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि दवाइयाँ भी सरकारी अस्पतालों में मिल सकें? देखिए, मैं बाराबंकी का सीएमओ हूँ और मैं यहाँ इस हाउस में ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी खुद टेस्ट की हुई, काउंटेड, रिलाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर देन 380 मेडिसिन आर अवेलेबल। इसको हम लोग EDL कहते हैं, एसेंशियल ड्रग लिस्ट। हमारी PSC पर 200 से ज़्यादा दवाएं हैं। इवन हमारा जो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसको हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं, वहाँ इस समय आउट ऑफ 88-84 मेडिसिन हैं। तो ये कहना बड़ा मिसनोमर है। मुझे लग रहा है कोई इस तरीके से लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि मेडिसिन नहीं है। आई पर्सनली फील द बेस्ट एंटीबायोटिक विच एनी प्राइवेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स टू द पेशेंट इज अवेलेबल एट PSC लेवल। जो मेरे यहाँ सब कहीं ना कहीं आप लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद जाके आपकी PSC CSC पर देखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आजकल बहुत चर्चित दवाइयों में दवाइयाँ हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट कॉम्बिनेशन है, ऑगमेंटिन लोग लिख रहे हैं, बहुत से ऐसे सॉल्ट लिख रहे हैं, और वो सारे सॉल्ट हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल हैं। तो मैं इस भ्रांति को बिल्कुल बिलीव नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये एक दुष्प्रचार हो सकता है। ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले शायद इसलिए करें कि उनके यहाँ से दवा लिखें, और मैंने इस चीज़ को आके सुनिश्चित किया है कि कोई भी डॉक्टर बाहर से दवाई नहीं लिखेगा, बिकॉज वी हैव एडिक्वेट एंड इनफ नंबर ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर एट द विलेज लेवल। सर सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा सवाल होता है जांच मशीनों का। बाराबंकी का जिला अस्पताल हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, यहाँ पर क्या स्थिति है? जो ये तमाम जांच मशीनें हैं, इनको लेकर क्या अभी स्थिति बनी हुई है? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक जांच की बात है तो जांच मशीनें हम लोगों के इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो एक हमारा एपेक्स यूनिट हो गया जिले का, हमारे BPHU तक भी अवेलेबल है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने दौरा किया था जाटा बरेली ब्लॉक का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देखा था। मैं कभी आप लोगों से भी कहूँगा कि आप हमारी ब्लॉक प्रोग्राम जो हमारी यूनिट्स हैं वहाँ जाइए, देखिए कि हमारे यहाँ वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल भी अवेलेबल हैं, हमारे इवन वायरल मार्कर्स तक अवेलेबल हैं। तो आई डोंट थिंक कि कहीं कोई किसी लेवल पर कमी है। इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, एग्जामिनेशन अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है। अब बस ये है कि पेशेंट का जो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व हो जाता है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छा इलाज होगा, तो आई थिंक दैट इज़ merely because of some advertisement, or you can say some, I cannot say it is awareness, rather it's sort of professional practice they people are adopting. सर क्या जिले की सभी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी पहली तिमाही में ANC रजिस्ट्रेशन और नियमित जांच सुनिश्चित हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है, और आप ही लोग विटनेस हैं। और मैं बताऊं, सिर्फ पहली ANC नहीं, मैं पूरे प्रदेश, हालांकि बहुत जिले मैंने भी देखे हैं, मैं दिन रात रिपोर्ट्स भी देखता हूँ, मेरे अपने बाराबंकी में नॉट ओनली 1, 4 ANCs आर बीइंग फॉलोड अप। तो जहाँ 4 ANC होंगी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि हमने प्रेग्नेंट मदर को फर्स्ट एंटीनेटल केयर में रजिस्टर कर लिया। अब वो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वी नो कि उसका जो पहला बेबी था वो कितने दिन पहले हुआ था, या इट्स अ फर्स्ट बेबी, या पेशेंट जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मेरा पेशेंट को कहीं एनीमिया तो नहीं है, कहीं उसको कोई मॉर्बिडिटी ऐसी तो नहीं है जो साथ साथ चल रही हो जिसकी वजह से इसको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने यहाँ बड़ा जोर दिया है और अनुरोध किया है अपने बाराबंकी की सभी हेल्थ यूनिट में कि अगर आपको एंटीनेटल केयर के दौरान कोई भी मदर आउट ऑफ 4 ANC, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 ANC, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 ANC, कहीं भी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी मिलती है, या उसका हीमोग्लोबिन 9 से कम है, या आपको लग रहा है कि उसके शरीर में सूजन है,
या लग रहा है कि आपको उसको दौरा या कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो इवन आई हैव इंस्ट्रक्टेड माय superintendents, MOICs to note down the name of that particular person and have a review कि this patient has to be delivered in specialized hand, जिससे कि हम एक माँ को सिर्फ कॉम्प्लिकेशन से ही ना बचाए, माँ का प्रसव सुरक्षित कराए और माँ को एक सुरक्षित प्रसव के साथ एक सुरक्षित बच्चा भी दे पाए। सर, आपने सुरक्षित प्रसव की बात करी, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पिछले कुछ साल में ज़िले में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, और जिस तरीके से आपने कहा इसको डिलीवरी जो है वो माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ हो, इसे सुनिश्चित किन तरीकों से कराया जा रहा है? आपके जो दोनों सवाल हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जब ये इंसेप्शन ऑफ आशा हुआ था 2005 में, मैं तब भी विटनेस था, आज भी विटनेस हूं। उस समय मातृ मृत्यु दर 300 से ज़्यादा हुआ करता था और पर लाख लाइव बर्थ्स, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा इशू था। इट वाज मोर देन 150, और ये एक उस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। जब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कॉन्सेप्ट आया तो वो आया ही इसी से था कि हमें MMR, IMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को रोकना है। आज जब हम बात करें तो ये हमारा 154 है मातृ मृत्यु दर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 अंकी में 47 है और हमारा इंडिया का 37 है, बल्कि 34। इसमें चाहे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, चाहे हम लोग इन्फेंट की बात करें, ये संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। तो जब हम IMR की बात करते हैं तो पर 1000 लाइव बर्थ हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, इट हैज़ कम डाउन 50। तो इसकी वजह से नाउ पेरेंट्स आर सिक्योर, उन्हें पता है कि हमारे इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, एंड दे आर नॉट प्लानिंग टू हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, रादर टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स 1 or 2। सर, टीकाकरण जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का एक अहम हिस्सा है। बाराबंकी में क्या अभी भी ऐसे कुछ ग्रामीण इलाके जहां पर 100% टीकाकरण नहीं हो पाया? अगर जवाब हाँ है सर, तो फिर दिक्कत किस तरीके की आती है? देखिए, टीकाकरण वो बहुत पुरानी बात हो गई जो हम लोग नहीं कर पाते थे। आज हम हर संभव बीमारी का टीकाकरण कर रहे हैं, और अगर हम एक सिग्निफिकेंट एरर को छोड़ दें, दैट इज़ अ 5 to 7% ट्रांजिशनल पॉपुलेशन, जो ट्रांजिशन पॉपुलेशन हमेशा माइग्रेशन में रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइग्रेटरी और ट्रांजिशनल पॉपुलेशन, वी अचीव द टारगेट ऑफ 93 to 94%. एंड यू विल डेफिनेटली सरप्राइज टू नो कि बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनाइजेशन वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इवन encephalitis. Our Honorable Chief Minister has introduced so many things so effectively. Now, previously there was a havoc of encephalitis, but now the scenario has been changed. We are giving this vaccination, we are giving MR, we are giving these vaccinations. So out of all these, now this is a scenario when we are giving Haemophilus influenza vaccination, we are giving different category of specialized vaccination. So scenario has been improved, and we have been in position to cover a very good number. कहीं वैक्सीन अवॉइडेबल बिहेवियर मिलता है, तो उस पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन अवॉइडेबल बिहेवियर क्यों है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो ज़रूरी होता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तभी जो विकास है वो पूरी तरह से हो सकेगा। और बाराबंकी की अगर बात करें, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या कुछ काम हो रहा है उसको लेकर, इसकी जानकारी यहीं के अधिकारियों से लेंगे। तो अब मंच पर हमारे जो अगले मेहमान हैं उनको बुलाऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री नवीन कुमार पाठक जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी मंच पर आएँ और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप सब।
सर अगर बाराबंकी की बात करें तो शिक्षा के लिहाज से कैसा ज़िला है और क्या लखनऊ के करीब होने का नुकसान भी है यहाँ पर? बाराबंकी शिक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा ज़िला है। एक तो ऑब्वियसली लखनऊ के नज़दीक है, तो लखनऊ का एक इन्फ्लुएंस बाराबंकी पे हमेशा रहता है। और इसका नुकसान इस सेंस में नहीं है क्योंकि जो अप्रोच है वो काफ़ी हद तक लखनऊ की है, तो इसलिए बाराबंकी को इनफैक्ट लखनऊ का फ़ायदा मिलता है। अब कोई भी बच्चा है जो मान लीजिए कि गोंडा का है या बहराइच का है, तो उस पर लखनऊ का इन्फ्लुएंस उस टाइप का नहीं है क्योंकि वो उतने अच्छे से जो है वो एक्सपोज नहीं है। लेकिन बाराबंकी के बच्चे के लिए बहुत इजी है लखनऊ जाना, या लखनऊ को एक तरीके से कहें मेटाफोरिकली तो लखनऊ को बाराबंकी आना ये बहुत इजी है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है और ये हमारे आउटकम्स में भी दिखाई देता है। सर जब मैं आपके सेशन के लिए रिसर्च कर रही थी तो एक बात सामने आई है, आप जहाँ कहीं भी रहे हैं दो चीज़ों पर आपने बड़ा ध्यान दिया है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो इन दोनों को लेकर आप क्या काम करने वाले हैं? जी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं किसी भी शिक्षा व्यवस्था के। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है कि हम बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल नहीं दे सकते, और एकेडमिक मिलियू के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी जगह मिले जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हो, एक एकेडमिक माहौल हो, और इसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। हमने डिटेल्ड सर्वे मेरे आने के बाद हमने किया जनपद में, और ये देखने की कोशिश की कि कहाँ हमारे गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने गैप एनालिसिस किया और उसके बाद हमने 1192 विद्यालयों में माइनर जो रिपेयर्स की ज़रूरत थी जो निकल के आई, तो उसको हमने डीएम सर के सहयोग से जो है वो उसको सैंक्शन कराया, और वर्तमान में जो पंचायती राज विभाग है और अन्य विभाग है उनसे कन्वर्जेंस के थ्रू हम उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। सर अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो बाराबंकी में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, तो क्या लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं ग्रामीण इलाकों में जो माँ बाप हैं बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं, बच्चे स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते, या पहुँचते भी हैं तो अधूरी शिक्षा, अधूरे समय में ही जो शिक्षा है वो छोड़ देते हैं। जी, ये बात सही है कि ग्रामीण इलाकों में शायद उतनी अवेयरनेस एजुकेशन के बारे में नहीं होती जितनी कि विज़ अर्बन में होती है, और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसमें ज़रूर ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई शादी जल्दी हो जाए क्योंकि हमारी जवाबदारी है, तो पढ़ाई पे शायद उतना ध्यान नहीं देना चाहते। बट धीरे धीरे विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल डेडिकेटेड स्कूल्स भी क्रिएट किए जिसको हम लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कहते हैं। ये हर ब्लॉक में एक विद्यालय है जहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियाँ रहती हैं, ये बोर्डिंग स्कूल्स है, और वहीं पे पढ़ती हैं, और उनका सारा केयर जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो उससे जो हमारा ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड में है वो एड्रेस हो जाता है, और गर्ल एजुकेशन जो है वो आगे प्रमोट हो रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां आज हर फील्ड में, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली कंक्लूडेड जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें कस्तूरबा गांधी की पढ़ी हुई बच्ची एसडीएम बनी है। तो वो ये शो करता है कि जो हमारी अप्रोच है वो बहुत हमें फ्रूट्स दे रही है, और आगे भी जैसे जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग चूँकि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और एक अवेयरनेस जो है वो गाँवों में भी आ रही है थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स जो हम करते हैं। और जो बच्चियाँ हमारी रोल मॉडल निकल रही, कई सारी बच्चियाँ स्पोर्ट्स में हमारे बहुत अच्छा कर रही हैं जो कस्तूरबा से पढ़ी हुई हैं। तो हम लोग एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, और वो रोल मॉडल्स जो हैं वो धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है। आई थिंक वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आपको और भी ऐसे रोल मॉडल्स मिलेंगे, और इनफैक्ट वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से भी निकलेंगे। सर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, जैसा अभी मैंने कहा कि अधूरी शिक्षा होती है, वो आप बताकर माता पिता को मना तो लेते हैं कि बच्चों को वापस ना ले जाएं, लेकिन यहाँ भी एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वो सामने आती है कि बच्चा निचली क्लास में जाए तो बाकी बच्चे बहुत छोटे होंगे, अपनी उम्र के हिसाब से क्लास में जाए तो वहाँ पर वो पिछड़ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी ही नहीं है। अब ऐसे जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से आप संभालते हैं? हमारे पास एक शारदा प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणोंवश स्कूल छोड़ चुके हैं और उनका लर्निंग गैप हो जाता है, तो उनके लिए कि स्पेशल कोर्स मटेरियल डिवाइस्ड है, वो कोर्स मटेरियल हमको उनको देते हैं, और थ्रू दैट स्पेशल कोर्स हम उन बच्चों को उस लेवल तक ले आते हैं जितने कि उनकी एज के दूसरे बच्चों, और देन हम उनको रेगुलर स्कूल में एडमिट कर देते हैं। तो वो जो उनकी पढ़ाई का गैप होता है वो ब्रिज हो जाता है, और उससे वो आगे चल के जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
सर पिछले कुछ सालों की बात करें तो यूपी में शिक्षा को लेकर जो इंफ्रा है और जो अप्रोच है उन दोनों में भी बड़ा सुधार हुआ है। पहले जो स्मार्ट क्लास कहीं दिखाई देते थे, किसी प्राइवेट स्कूल में होते थे, अब वो योगी सरकार ने लगभग हर सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवा दिया है। बाराबंकी में अभी स्मार्ट क्लासेस को लेकर क्या स्थिति है और क्या जो टीचर है उनके लिए भी टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है और उसको लेकर क्या काम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि इसको लेकर जो असर है क्या वो अब बच्चों में दिखाई देने लगा है? जी हाँ, बिल्कुल असर दिख रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप स्कूलों में जाते हैं जो बहुत दूरस्थ के हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, और वहाँ का बच्चा जब इंटरेक्टिव बोर्ड ओपन करता है और जब उसको ऑपरेट करता है तो आप जानते हैं कि इमीडिएटली वो बच्चा जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है। वो सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि समवन जो कि शायद हो सकता है वॉशिंगटन में हो, कोई ऐसा जो यूरोप में पढ़ा रहा हो, तो वो उसकी चीज़ों को भी कर सकता है। और ये वो बच्चे होते हैं शायद जिनके घरों में हो सकता है स्मार्टफोन होते ही ना हो या नहीं होते हैं मैक्सिमम बच्चों के। तो वो बच्चे जब आप ऑपरेट करते हैं और जब वो चीज़ों को करते हैं तो आप जानते हैं कि इमीडिएटली एक जनरेशन गैप जो है उसको हमने भर दिया है और टेक्निकली वो बच्चे फिर धीरे धीरे साउंड होने लगते हैं। हमारे बाराबंकी में ऑलमोस्ट 50% स्कूल्स जो है हमारे वो आज की डेट में जो है वो सैचुरेटेड है और हर साल हम लोग और उसमें जो है वो बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार जो है नए नए इक्विपमेंट्स दे रही है और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड्स ही नहीं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स ही नहीं, बल्कि जो हमारे ICT लैब्स हैं वो भी बहुत सारे स्कूलों में है। खान अकेडमी जो आप जानते होंगे कि बहुत ही पॉपुलर है, खान अकेडमी के थ्रू पढ़ाई होती है और जो अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए। और जो नई नई पेडागॉगी में नए इनोवेशंस हो रहे हैं और जो टेक्निक्स नई आ रही हैं उनके लिए डाइट के थ्रू रेगुलर टीचिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ताकि वो कंटेंट से भी सिर्फ सिस्टम में ही नहीं बल्कि कंटेंट में भी पारंगत हो जाएं और उसके बाद जब वो स्कूल में जाएं तो बहुत साउंड रहे और बच्चों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो। और जब आप हमारे स्कूलों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे पाएंगे भी कि बच्चे खुद उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे बड़ी आई थिंक कोई चीज़ होती नहीं है। सर एक समय था जब शिक्षक स्कूलों में तो होते थे, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, लेकिन क्लासेस में मौजूद नहीं होते थे। जो शिक्षक हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए हमारे पास एक पूरा अपैरेटस है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। एक तो हमारा अपना विभाग है जिसमें मैं हूँ, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में DM सर, CDO सर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी है हर महीने की 5 विद्यालय वो स्वयं जाएंगे और जाके चेक करेंगे वहाँ का भोजन का मेन्यू, एजुकेशन का क्या लेवल है, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, जो हमारी अलग अलग योजनाएँ हैं चल रही हैं उनका स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। सिमिलरली ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनकी ब्लॉक टास्क फोर्स होती है और उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो जाएं और 5-5 विद्यालय प्रत्येक माह जो है उसको देखें और फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है पोर्टल के माध्यम से सबमिट करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मंथली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के DM सर होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और फिर हम उस पूरे महीने में जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसको हम रिव्यू करते हैं कि कहाँ हमारा अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको प्लग करना है और उसके लिए हम उसी अनुसार जो है योजनाएं बनाते हैं और उनको क्रियान्वित कराते हैं। सर प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, इसे हम बेहतर समझते हैं, लेकिन पहले जो स्थिति थी वो हम सभी जानते हैं। अब अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्तर पर ही भाषा और गणित में क्लैरिटी हो और मजबूत बेस बने, इसके लिए निपुण भारत योजना जो है वो चलाई जा रही है। बाराबंकी में अगर इस योजना की बात करें तो उसको लेकर क्या काम हो रहा है? निपुण के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि निपुण भारत जो योजना है वो कक्षा 5 तक इस वर्ष एक्सटेंड कर दी गई है। ये जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी है इसको चेक करते हैं कि बच्चों में जो आधारभूत ज्ञान होता है वो होना चाहिए, जो एक क्लास में जो लर्निंग आउटकम है उनका जो एक क्लास में एक्सपेक्टेड है वो होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो है वो निपुण डैशबोर्ड है, डेडिकेटेड डैशबोर्ड है। जब बच्चों को हर टीचर के पास एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू जैसे हमने पढ़ाया है और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट करने के लिए वो ऐप है, वो ऐप को टीचर्स खोलते हैं और देन वो बच्चों को जो भी एक्सरसाइजेज है वो कराते हैं और उसका एक रिजल्ट होता है जो रिफ्लेक्ट होता है। वो डिस्ट्रिक्ट पे भी रिफ्लेक्ट होता है, ब्लॉक पे भी होता है और स्टेट पे भी होता है। और ये भी पता चलता है कि कितनी बार अमुक टीचर ने इसको लॉगिन किया और कितने बच्चों का जो है उन्होंने निपुण पे टेस्ट किया। तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारे इतने बच्चों ने आज टेस्ट दिया या उनको निपुण पे जो है टेस्ट लिया गया और इतने बच्चों ने जो है वो कल किया और उनका क्या लेवल रहा।
तो उससे ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो संघर्षशील है, इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो उसके लिए हम अलग से रिमीडियल और कैच इन अप्रोच ले सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो देवर बी डूइंग फैबुलस, तो हम उनके लिए एक अलग अप्रोच कर सकते हैं। तो डिफरेंट अप्रोचेस हम डिवाइस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। और ये कंटिन्यूस एंड रिगरस प्रोसेस है। और इसके बाद एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी होता है, जो कि डाइट के जो हमारे बच्चे होते हैं वो असेस करते हैं, वो स्कूल्स में जाते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है वो स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और ये एक ईयरली जो है वो प्रोसेस है और इसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस ईयर चूँकि एक्सटेंड किया है तो ये और एक्सटेंसिवली होगा। सर, अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो सरकार छात्रों के लिए ये लेकर आती है, लेकिन सही छात्रों तक पहुंच सके, क्योंकि बीच में बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, घोटाले भी होते हैं, यानी जिन बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता और बीच में ही कहीं पैसा गायब हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है? जी देखिए, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम है। यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे के पेरेंट्स का अकाउंट है वो हम लेते हैं और आधार सीडेड अकाउंट होता है वो, तो उसमें कोई डिसीट का कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड देन उस अकाउंट को हम लोग फीड करते हैं और फीड करने के बाद डायरेक्टली जो है वो पैसा उन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर वो जैसे बच्चों के जूते मोजे हो गए, बैग हो गए, ड्रेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स स्वयं खरीदते हैं, तो उसमें कहीं पे कोई मिडिल मैन या कोई ऐसी चीज़ की कोई संभावना नहीं है। तो 0% टॉलरेंस है और 100% बच्चों को ये पैसे दे दिए जाते हैं उनके पेरेंट्स के खाते में। सर, यूपी सरकार ने यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया, जिसके तहत स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर क्या काम हुए हैं, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे काम हुए हैं। आपने भी देखे होंगे जो पहले के विद्यालय थे या जो आज के विद्यालय हैं उसमें काफ़ी अंतर है। आप देखेंगे विद्यालयों में टाइलीकरण हो चुका है, सभी विद्यालयों में टाइलीकरण है। हमारे जो शौचालय होते हैं उनमें जो है अगर कोई दिक्कत थी तो उसको ठीक करना और बच्चों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था, तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो सारी की सारी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत की जाती हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है जो जर्जर हो गया है तो उसका ध्वस्त पुनः विद्यालय का निर्माण जो है वो भी किया जाता है और ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और आपको ये डिफरेंस दिखेगा ऑपरेशन कायाकल्प का कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज स्कूलों में वो बहुत अच्छा है और पेरेंट्स हों या बच्चे हों उस चीज़ को महसूस करते हैं और हर किसी के लिए है कि कोई भी उसको देख सकता है। और जहाँ भी कहीं कोई कमी होती है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली, अगर कोई जर्जर भवन है तो एक कमेटी होती है जो उसको इवेल्युएट करती है, इंजीनियर्स की कमेटी है, एंड देन उसको हम लोग ध्वस्तीकरण कराते हैं और फिर उसको नया विद्यालय का निर्माण करते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी आपने जिस तरीके से बताया ऑपरेशन कायाकल्प के बाद क्या जो बच्चों की संख्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर हर बच्चा चाहता है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, क्या उस संख्या में भी बदलाव देखने को मिला जी है? बिल्कुल, संख्या में भी हमारे बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पिछले कई हमारे यहाँ छात्र संख्या भी बढ़ी है। और इनफैक्ट मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा कि अब हमारे पास जो है वो नए साल में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल्स आ रहे हैं, विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स है। और ये वो स्कूल्स होंगे जहाँ हर एक सुविधा, अल्ट्रा मॉडर्न सुविधा हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। एंड वेरी श्योर कि आप ये देखिए जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं शायद उनसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनसे भी बेहतर एजुकेशन हम वहाँ दे पाएंगे। सर, पीएम श्री योजना में बाराबंकी के 18 स्कूल हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो मेंटेन नहीं रह पाता है बहुत से स्कूलों को अगर हम देखें। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या वो तमाम चीज़ें मेंटेन है? पीएम श्री स्कूल्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये एक विशेष स्कूल्स होते हैं जहाँ पे छात्र संख्या बहुत अच्छी है। ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक सपोर्ट, पीएम श्री स्कूल्स में हम लोगों ने बाल वाटिका में ईसीसी एजुकेटर्स हैं, वहाँ पे बाला पेंटिंग्स हो गई। और ये अपने आप में ये स्पष्ट कर देता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं। इनफैक्ट एक पीएम श्री स्कूल हमारा ऐसा है जहाँ पे कि 800 के लगभग नामांकन है, तो वो जो जूनियर हाई स्कूल लेवल का है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना उसका जो है पेरेंट्स में क्रेज़ है। और मैं अभी कुछ स्कूल्स में गया भी था और मैंने देखा कि बच्चे भी वहाँ पे हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। और ये बताता है कि जो हमारी सीजनल
चेंज है वो धीरे धीरे परकुलेट हो रही है। सर एक और बड़ा पहलू है जिस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल फ्रेंडली होना। अब अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या इस तरीके के स्कूल हैं या इन दिव्यांग बच्चों को लेकर भी कुछ जो प्लानिंग है वो की जा रही है? जी, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष है, एक होता है स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास, जो दिव्यांग बच्चों की जो उनकी एक विशिष्ट आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने और विभाग ने स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट किए जो दिव्यांग बच्चों को ही कैटर। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हर ज़िले में एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट है, मतलब बीएसए कार्यालय में ही एक विंग होती है जो सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और ये पूरे स्पेशल एजुकेटर्स जो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, और उनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि उनको पढ़ाई और दूसरी चीज़ें जो है जो भी उनकी आवश्यकता की है वो प्रोवाइड की जाती है। और ये स्पेशल एजुकेटर्स उन विद्यालयों में जाते हैं जहाँ पे जो है ये दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं, तो उनकी जो भी स्पेशल नीड्स है उनको भी हम लोग कैटर करते हैं। और आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे भी उन्हीं विद्यालयों में और उतने ही अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जितना कि सामान्य बच्चे प्राप्त करते हैं, जिससे उनके अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। सर एक और बड़ी समस्या है, अभी मौजूदा समय की बात करें, सारे माता पिता की समस्या है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, रील्स देखते हैं। क्या इसको लेकर, देखिए यहाँ पर बैठी सारी महिलाएं जो हैं वो तालियां बजा रही हैं, बिल्कुल सर से पूछेंगे सर क्या स्कूलों में स्क्रीन टाइम को लेकर, चाहे हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें या माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, वहाँ पर क्या बच्चों को स्क्रीन टाइम को लेकर जागरूक किया जा रहा है या कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाता है स्कूलों में? जी बिल्कुल, हम लोग इस पे स्पेशली कंसंट्रेट करते हैं, सेशंस करते हैं अलग अलग, जहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और किस तरीके से आप मान लीजिए अगर टेक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेक पे हमारा काफ़ी फोकस है, तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि टेक जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, ये फ्रूटफुल भी है और अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो उनको सेंसिटाइज किया जाता है इसके बारे में कि किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करें, कितना यूटिलाइज़ करें और क्या यूटिलाइज़ करें। सर अगर माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी को लेकर क्या काम हो रहा है, क्योंकि पढ़ाना तो टीचरों को ही है, तो उस क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहे हैं? जी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टीचर्स जो है वो अप टू डेट रहें, क्योंकि जब वो अप टू डेट रहेंगे तभी वो बच्चों को वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो आज उनकी ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस समय हमारे यहाँ FLN ट्रेनिंग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चल रही है, जिसमें हर एक टीचर जो हमारे यहाँ पे है उसको FLN ट्रेनिंग दी जाएगी। FLN क्या है? फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। अब चूंकि ये चीज़ हम लोग लगातार कर रहे हैं, पर उसमें जो नई पेडागॉजीज, जो नए कंटेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए या हर साल करते हैं, वो हर टीचर को पता हो, उसके बारे में अवेयर हो, तभी वो जाके आगे जो है वो बच्चों को वो चीज़ बता सकता है। जो मॉनिटरिंग सेंटर NBMC हमारा है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड है, और वो डैशबोर्ड से जब बच्चों को हम ले जाते हैं और निपुण पे जब हम उनको चेक करते हैं और वो फिर हमारा डेटा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमें पता चलता है कि क्या वास्तव में जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। हमारे यहाँ पे जो संकुल लेवल की बैठकें होती है, संकुल एक क्लस्टर होता है न्याय पंचायत लेवल पे, जहाँ पे कि जो ये हम काम कर रहे हैं उसकी एक कार्य योजना बनती है, और वहाँ पे फिर वो टीचर जो ग्राउंड लेवल पे है, वो जो उस संकुल के टीचर्स और एक संकुल का प्रभारी इंचार्ज होता है, वो बैठते हैं और वहाँ पे वो कार्य योजना बनाते हैं और वो देखते हैं कि हमने इस गिवन पीरियड में क्या काम किया, किस विद्यालय ने बहुत अच्छा किया, जिसने बहुत अच्छा किया तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है, और जहाँ पे कोई कमी रह गई तो क्या कमी रह गई वो एनालाइज करके आपस में ही डिवाइस करते हैं, ताकि हम जब अगली बार आए तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर दें। सर हम लगातार सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अलंकार एक है, इसको लेकर जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर कितना असर पड़ा है? नहीं, बहुत असर पड़ा है। वो आई थिंक आप सब लोग जब जाते हैं आप देखते होंगे, इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्लेजर मैम, थैंक यू। अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी एक कृषि प्रधान जिला भी कहा जा सकता है। कैसे कृषि जो है अपनी भूमिका निभा रही है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, और यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल है इसको भी एक बार समझेंगे। तो मंच पे जो हमारे अगले मेहमान हैं उन्हें मैं बुलाना चाहूँगी। बाराबंकी के उप कृषि निदेशक श्री उमेश कुमार साहू जी को मैं मंच पर बुलाऊँगी। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें।
उमेश जी, बाराबंकी की अर्थव्यवस्था का जो बड़ा आधार है वो कृषि है और इसीलिए आपकी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है दोनों ही बढ़ जाते हैं। किसानों को सही समय पे बीज मिलना उनके लिए सबसे बड़ी मदद होती है। अब इसको कैसे यहाँ बाराबंकी में सुनिश्चित किया जा रहा है? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस किसान प्रधान जिले में मुझे डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भेजा गया है। और बीज की बात करें तो बीज बहुत महत्वपूर्ण निवेश होता है खेती के लिहाज से। और बीज के लिए हम लोगों ने खरीफ में 15 मई तक ही सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली थी। और सारे प्रकार के बीज, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, और साथ ही साथ उसमें श्री अन्न पे हम सर्वाधिक फोकस कर रहे हैं और समय से सारे निवेश उपलब्ध करा रहे हैं। सर, अगर बाराबंकी की बात करें तो कई मायने में पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को नई राह दिखा रहा है। मेंथा की खेती में बाराबंकी पूरे देश के टॉप जिलों में शामिल है। जाहिर है बिना सरकार की मदद के तो ये नहीं हुआ होगा। अभी जिले में कितने क्षेत्रफल में इसकी खेती हो रही है और लगभग कितने जो किसान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं? मेंथा की खेती अपने आप में बाराबंकी के कृषि को यूनिक बनाती है। जायद में यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रफल, लगभग 1 लाख हेक्टेयर में मेंथा की खेती होती है। 1,75,000 किसान लगभग इसमें मेंथा की खेती में जुड़े हुए हैं, जो लगातार उन्नति कर रहे हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि मेंथा ऑयल की कीमत भी किसान को बेहतर मिली है। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से मेंथा में हमारा जिला यूनिक है, इसी तरह ओपियम, पॉपी, अफीम की खेती भी हमारे बाराबंकी में होती है, जिसको नारकोटिक्स विभाग हैंडल करता है। सर, क्योंकि बाराबंकी में खेती और किसानों को लेकर कई जो सफल प्रयोग हैं वो भी हुए हैं और इसीलिए अगला सवाल यहाँ के किसानों के लिए बेहद अहम हो जाता है। सिंचाई किसानों की लाइफलाइन है, लेकिन सिंचाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बिजली की है। सोलर इरिगेशन इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या सोलर इरिगेशन को लेकर यहाँ पर काम हो रहा है? जी मैम, सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है खेती के लिए, लेकिन इस मामले में बाराबंकी शुरुआत से ही सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ पर नहरों का विकास बहुत बेहतर है और 1,05,000 नलकूप भी हमारे ज़िले में स्थापित हैं। तो एज सच सिंचाई के लिए हमारी जल की उपलब्धता पर्याप्त है। इसके साथ ही साथ जो सोलर पंप है, ये आज की समय की बहुत बेहतर मांग है और इसके द्वारा हम प्रदूषण रहित पानी उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे जनपद में विगत 10 साल में लगभग अकेले कृषि विभाग ने 1485 सोलर पंप स्थापित किए हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मेंथा की खेती के अलावा जो किसान हैं यहाँ पर बाकी मुनाफे वाली खेती के लिए उनको क्या जागरूक किया जा रहा है और किन किन फसलों को लेकर जो ये जागरूकता है वो की जा रही, ताकि जो किसान है उनकी आय को भी दुगना किया जा सके, बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न लगा मैम। अभी कुछ देर पहले डीएम सर ने भी इसी से रिलेटेड बात कही थी और मुझे ऐसा लगता है कि जायद के मौसम में जब हम मेंथा ले रहे हैं, मेंथा के साथ साथ जायद मक्का का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे बाराबंकी शहर के पास में ही लखनऊ का बहुत बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है और मक्के में कई तरह की लगभग 7 प्रकार का मक्का होता है। हम लोग एक प्रकार के मक्के को जानते हैं ज़्यादातर, जो खेती में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अन्य प्रकार हैं जैसे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, इन बीजों को मैं इस बार विशेष तैयारी करके इस बार मक्के की फसल को, मक्के की प्रजातियों को जरूर विकसित कराऊंगा बाराबंकी में। सर, बाराबंकी में छोटी जोत के किसान हैं, छोटे और सीमांत किसानों तक जो कृषि की मशीनें हैं वो पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर कितनी बड़ी मदद के तौर पर साबित हुए हैं? मशीनीकरण के क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर्स का रोल बहुत अहम हो गया है। इसका आज की खेती, जो पारंपरिक खेती या पिछले 10-15 साल पहले जो खेती हो रही थी,
मैम आज का खेती एकदम अलग स्तर पे पहुंच चुकी है। जैसे यंत्रीकरण की बात करें तो शुरुआत में ही खेत में जुताई से शुरू करते हैं हम, बिजाई के बाद सिंचाई के बाद कटाई करते हैं, कटाई के बाद मड़ाई करते हैं। हर स्तर पर यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। मैनुअल वर्क लगातार कम होता जा रहा है और मशीनों के द्वारा बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। सर, सरकार का जो सॉइल हेल्थ कार्ड है किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे इसकी मॉनिटरिंग भी बेहद ज़रूरी है। अब अगर बाराबंकी की बात करी जाए तो यहाँ पर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? मैम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से जैसे हम अपने खून की जांच कराते हैं, उसी तरह इसके द्वारा हम अपनी माटी की जांच करा सकते हैं। और जब माटी की जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है और हमें क्या उर्वरक डालना चाहिए। और इसी के साथ हम मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो हमारे ज़िले में इस बार हमें 6300 सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य मिला था। और मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें 70% कार्ड हमने हमारी 6 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनसे मंगवा करके कार्ड सीधे किसानों को वितरित कर दिया है। और यह भी इंश्योर किया है कि जिन किसानों को ये हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड लेकर के जाएं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी अवश्य दें। सर, नेचुरल फार्मिंग पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का काफ़ी जोर रहता है, और अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा और फसलों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बाराबंकी की बात करें, लखनऊ के करीब है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो नेचुरल फार्मिंग को लेकर यहाँ पर क्या काम हो रहा है? मैम बिल्कुल, आज का समय प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो अपने समय की डिमांड थी, लेकिन आज के समय की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी प्राकृतिक खेती ही करते थे। और इसके लिए 500 हेक्टेयर का चयन हम लोग 10 क्लस्टर में 50-50 हेक्टेयर के, और 500 हेक्टेयर में हम पूरे बाराबंकी में शुरुआत हो गई है। और भविष्य में हम इनको मार्केट से जोड़ेंगे एफपीओ के माध्यम से, और इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, युवा खेती छोड़ रहे हैं, कृषि विभाग उन्हें एग्री स्टार्टअप प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? मैम, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन वास्तव में आज युवा खेती की तरफ जुड़ भी रहे हैं। हमारे पास 103 एफपीओ जनपद में संचालित हैं। इन 103 एफपीओ में ज़्यादातर युवा ही शामिल हैं, हर स्तर के युवा, चाहे शहद पालन को लेकर के हो जाए या अन्य ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। और यह युवा पूरी तरह से समझना चाह रहा है, यह युवा ये चाहता है कि हम खेती में उत्पादन से लेकर के हम बाजार तक हर स्तर पर किसान का नियंत्रण हो, और ये बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में इसके आएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने थैंक यू दीप्ति मैडम। बाराबंकी जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर और तमाम मानकों को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी। और इसीलिए अब मंच पर जो हमारे अगले मेहमान हैं उनको बुलाना चाहूँगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक श्री पीयूष एम वासेकर को मैं मंच पर बुलाऊंगी और चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। किसी भी ज़िले के विकास के लिए ज़रूरी है वहाँ उद्योगों का विकास हो। अब अगर बीआईएस की बात करें तो उद्योगों के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है और वो किस तरीके से मदद कर रहा है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया। मैडम, आपने एकदम सही कहा कि ज़िले का विकास उद्योग के विकास पे निर्भर करता है। मैं सबसे पहले बीआईएस के बारे में बताना चाहूँगा कि बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये देश की राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है और इसका मुख्य कार्य है भारतीय मानक का निर्माण करना, उत्पादों का प्रमाणन करना, हॉलमार्किंग एक्टिविटी का सुचारू तरफ से संचालन करना और लेबोरेटरी में परीक्षण करना। तो BIS उद्योजकों को तकनीकी प्रशिक्षण देता है ताकि वो भारतीय मानकों के बारे में जाने और अपने उत्पादों को भारतीय मानकों के अनुरूप बनाएं। जब वो भारतीय मानक के अनुरूप उत्पादों को बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता, सुरक्षितता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है और इसलिए एक जिले में बैठा उद्योजक अपना उत्पाद राष्ट्रीय लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे स्पर्धा कर सकता है, बेच सकता है। एक्चुअली इसी कारण BIS के एक्चुअली लखनऊ शाखा अंतर्गत जो लाइसेंस है उसमें बढ़ोतरी पाई गई है। जैसे 2022-23 में 170 नए लाइसेंस दिए गए थे, जबकि अभी 2025-26 में वो बढ़कर 300 लाइसेंस दिए गए हैं हमने एक साल में। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से उद्योग बढ़ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि उन सारे उद्योगों में MSME उद्योग 75% है। सर, क्या MSME सेक्टर के लिए भी BIS जो है वो कोई विशेष सुविधाएं देता है? कोई भी मतलब हर एक उत्पाद के लिए BIS मूल्यांकन शुल्क लेता है और वो मूल्यांकन शुल्क अलग अलग होता है। वो चाहे कभी 40,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख भी हो सकता है। तो ये मूल्यांकन शुल्क लाइसेंस लेते वक्त और हर साल रिन्यूअल में देना होता है। तो MSME को BIS रियायत देता है। मीडियम स्केल इंडस्ट्री को 20% रियायत देता है, स्मॉल स्केल को 50% रियायत देता है और माइक्रो स्केल को 80% रियायत देता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई महिला उद्योजक है तो उसको 10% अतिरिक्त रियायत देता है। और इसके अलावा पहले BIS का लाइसेंस लेने के लिए फर्म के पास अपनी लेबोरेटरी होना ज़रूरी था, जबकि लेबोरेटरी होना मतलब उसके इक्विपमेंट की कॉस्ट कभी कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, 10,000, 50,000 या 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख भी हो सकती है। तो जो माइक्रो स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो इसलिए BIS ने रिलैक्सेशन दिया है कि वो चाहे तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है उस टेस्ट को। इस तरह से उनको रियायत दी है BIS ने। सर, आजकल युवा जो है वो बिजनेस में बहुत आ रहे हैं। ये देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी कह सकते हैं एक बड़ा बूस्ट है। तो जो नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें BIS किस तरीके से मदद कर रहा है? हाँ, आपने एकदम सही कहा कि ये संकेत है युवाओं का, ज़्यादा से ज़्यादा युवा सामने आ रहे हैं, तो इसमें अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है। तो BIS उनको समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन करता है ताकि वो भारतीय मानक को समझ सके और उसके लिए लाइसेंस ले सके। और उसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया आपको कि माइक्रो स्केल के लिए 80% रिलैक्सेशन देता है, तो उसके अतिरिक्त स्टार्टअप को 10% अतिरिक्त रिलैक्सेशन देता है BIS। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी नए उद्योजक है स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पहले देखे कि जो उत्पादन कर रहे हैं क्या वो उत्पाद BIS अनिवार्य प्रमाणन में आता है। अगर वो अनिवार्य प्रमाणन में आता है तो वो सबसे उनको BIS का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। और अगर वो अनिवार्य प्रमाणन के अंदर नहीं आता है तो भी उन्होंने BIS का लाइसेंस लेना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। सर, पहले एक चलन था कि उद्योगों में जो क्वालिटी चेक है वो कम हुआ करता था, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की बात करें तो इसका उद्योगों पर क्या असर रहता है? BIS की प्रमाणीकरण स्कीम जो है ये वॉलंटरी है, लेकिन भारत सरकार
प्राणी सुरक्षा, मनुष्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनहित को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी उत्पाद को अनिवार्य कर सकता है। तो जब कोई उत्पाद अनिवार्य हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसको बिना ISI ना बना सकता है, बिना ISI ना बेच सकता है, बिना ISI ना उसको स्टोर कर सकता है। तो QCI का मेन उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्वक, सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध हो। तो जैसे टॉयज़ का QCO आया था, तो जो बाहरी देशों से टॉयज़ हमारे देश में आते थे तो उसमें काफ़ी रोक लगी और उसमें 2019 से 2026 तक 71% की कमी पाई गई। और इस कमी के कारण जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे वो नए नए स्टार्टअप्स, नए नए MSME उद्योजक सामने आए और उन्होंने इस तरह से खिलौने बनाए कि जो डिमांड थी डोमेस्टिक वो भी उन्होंने पूरी तो की, लेकिन उसके साथ उन्होंने फॉरेन में भी उनका एक्सपोर्ट किया। तो उस एक्सपोर्ट में काफ़ी वृद्धि पाई गई, जैसे कि 2019 से 2026 तक 85% वृद्धि पाई गई। सर, BIS नकली ISI मार्का वाले उत्पादों की जो पहचान है वो कैसे करता है और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि असली ISI मार्क क्या होता है। असली ISI मार्क मतलब ISI का चिन्ह होता है और उसके ऊपर IS नंबर होता है और उसके नीचे होता है लाइसेंस नंबर होता है उसके अंदर। तो अगर कोई भी इसमें से मिसिंग है तो वो नकली माना जाएगा, या तो अगर वो सीरियल नंबर नकली है तो आप उसका परीक्षण कैसे करोगे? हमारा एक BIS केयर ऐप है, उसमें वेरीफाई लाइसेंस नंबर है। तो अगर आप उसमें वो लाइसेंस नंबर डालोगे और वहाँ पर वेरीफाई करोगे तो आप उसको सत्यापित कर सकते हैं कि ये नकली है या असली है। और अगर आप पाते हैं कि ये लाइसेंस नंबर नकली है तो आप उसकी BIS केयर ऐप थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा कि नकली ISI मार्क को रोकथाम करने के लिए BIS केयर ऐप एक प्रभावी टूल रहा है। सर, हॉलमार्क और सामान्य ज्वेलरी मार्क में क्या अंतर होता है? सामान्य ज्वेलरी मार्क मतलब ज्वेलर ने आपको कहा कि ये 22 कैरेट ज्वेलरी है तो आपको मानना पड़ेगा कि 22 कैरेट ज्वेलरी है। और हॉलमार्क ज्वेलरी मतलब वो ज्वेलरी का टेस्टिंग हुआ है और उसका सत्यापन हुआ है कि वो जितना कैरेट का उसने मार्क किया है उतने कैरेट की वो ज्वेलरी है। इसलिए सामान्य ज्वेलरी में धोखाधड़ी का संभवता ज़्यादा है और HUID में धोखाधड़ी का संभवता काफ़ी कम है। सर, आपने HUID का जिक्र किया, आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि ये क्या है और इसका जो महत्व है वो क्या होता है? HUID मतलब एक कोड, यूनिक कोड है। जैसे हॉलमार्क यूनिक कोड होता है, वो हर एक ज्वेलरी के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप कोई झुमका लेते हो, झुमके का पेयर होता है, तो झुमके के पेयर में भी दोनों का HUID अलग अलग होता है। तो HUID ये 6 डिजिट का नंबर होता है और उससे एक्चुअली उससे आप समझ सकते हैं कि ये असली हॉलमार्क ज्वेलरी है। सर, नकली हॉलमार्किंग अगर हो तो उस पर BIS क्या कार्रवाई करता है? नकली हॉलमार्क मतलब कैसे जानेंगे आप कि अगर अभी HUID हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अनिवार्य हो गया है, तो अगर कोई विदाउट HUID मार्क ज्वेलरी बेचता है तो नकली ज्वेलरी मानी जाएंगी। और उसके साथ में ही अगर HUID मार्क गलत पाया गया, अभी BIS केयर ऐप जो ऐसा टूल है उसके थ्रू आप जो HUID नंबर है वो आप उसकी जांच कर सकते हो। BIS केयर ऐप में HUID नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन है, वहाँ पे आप HUID नंबर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नकली है या असली है। और एक्चुअली HUID कोड अगर आप डालेंगे वहाँ पर तो आपको उसके साथ में ये भी डिटेल मिलेंगी कि वो ज्वेलरी कौन से टाइप की है, वो ज्वेलरी का फाइनेंस कितना है, वो ज्वेलरी किस ज्वेलर ने हॉलमार्क की है और उस ज्वेलरी को कौन से हॉलमार्किंग सेंटर ने उसका टेस्टिंग किया है और मार्किंग किया है, ये होगा। और
और बेहतर बनाने के लिए अभी हमने और 2 नई चीज़ें उसमें डाली है। आप HOID नंबर से उस ज्वेलरी का जो वेट है वो भी वहाँ पे लिख के आएगा और उसका फ़ोटो वो भी आपको वहाँ दिखेगा, तो इससे कम से कम धोखाधड़ी हो सकती है। सर अगला सवाल मेरा बेहद ज़रूरी भी है। मान लीजिए किसी ज्वेलरी पर हॉलमार्क भी हो लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं निकला, तो आम जनता ऐसी स्थिति में क्या करेगी फिर? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप को संदेह होता है कि ये ज्वेलरी का फाइनेंस कम है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक पक्का बिल हो, एक GST बिल हो और उस बिल में उसका विवरण हो कि वो ज्वेलरी कौन सी है, वो ज्वेलरी का शुद्धता कितनी है, वो ज्वेलरी का HOID नंबर क्या है और उसका हॉलमार्किंग चार्जेस क्या है, वो सारे डिटेल वहाँ पर होने चाहिए लैब में, जो आपका इनवॉइस है उसके ऊपर। और उसके साथ में आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो क्या वो सही में वो उसका फाइनेंस कम है। तो जब आप BIS के ऐप थ्रू कंप्लेंट करेंगे तो हमारे अधिकारी उसकी जांच करेंगे और अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा और ज्वेलर्स के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर आम जनता क्वालिटी और मानक वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी तरह से जान सके, इसके लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए ताकि बच्चे को क्वालिटी का पता जो है हो सके। जैसे अभी मैंने कहा अगर हॉलमार्क है फिर भी नकली, ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या आपको लगता है कि अभी भी जागरूकता का जो अभाव है लोगों के बीच में वो मौजूद है? BIS क्वालिटी जागरूकता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करता है। बच्चों से लेकर एक छोटे से गांव के बुजुर्ग तक इसका प्रसार होता है। जैसे स्कूलों में, कॉलेज में BIS ने स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए हैं। स्टैंडर्ड क्लब में साल में 3 बार एक्टिविटीज़ होती है ताकि बच्चे क्वालिटी के प्रति जागरूक हो। इसके अलावा हमने जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, उसमें स्टूडेंट चैप्टर खोले हैं, वहाँ पे भी केस स्टडी होती है और उनको भी जागरूक किया जाता है BIS के बारे में, क्वालिटी के बारे में। हमने टारगेट ये रखा है कि साल में 120 प्रोग्राम हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और उसके साथ ही में हम लोग हर रेलवे स्टेशन में, मेट्रो में बड़े बड़े बैनर्स लगा के, होर्डिंग लगा के हम प्रचार करते हैं और उसके साथ में दूरदर्शन हो या फिर रेडियो हो, इसके जरिए भी हम लोग प्रसार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ट्रिलियन ट्रैकर में यूपी के जिले बाराबंकी से बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में किसी नए जिले में आपसे फिर मुलाकात होगी।